Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Welcome, welcome. Welcome to the session. Good afternoon. सर आप तो बहुत ही मस्त वाले चमक रहे हो, क्या बात है। मैं चमक रहा हूँ आज, मैं चमचम चमकता भी हूँ। गुड आफ्टरनून। है ना, अरे लल्लू लाल। चलिए बेटा जरा ध्यान से सुनेंगे, सबसे पहले कुछ कुछ बातें। बेटा ध्यान से सुनेंगे सारे कुछ कुछ बातें। ध्यान से सुनिए बेटा, सब बच्चे बहुत केयरफुली सुने, बहुत केयरफुली सुने बेटा। देखो जी, आज आपके पास दो काम है। आज एक मैं आपके साथ बड़े दिनों से जो पेंडिंग था, रिवीजन क्लास, रिवीजन प्लान कॉस्टिंग का, वो आपके सामने डिस्क्लोज करूंगा बेटा। रिवीजन प्लान कॉस्टिंग का सामने डिस्क्लोज होगा, क्योंकि होगा आज 6:30 बजे से। टुडे 6:30 PM इन द स्पेशल क्लास। उसका लिंक बेटा मैंने मैसेज में पिन कर दिया, आप बच्चे एनरोल कर सकते हो। आज हमारे पास आज हम आपके डाउट सेशन लेंगे। जो एफएम का बेटा डाउट सेशन होता है हमारा हर हफ्ते का, तो वो आज मैं आपके साथ टेकअप करने वाला हूं। वो होगा 7:45 PM पर। वो होगा बेटा 7:45 PM पर, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमारी तो क्लास है, हमारा ऐसा है, हमारा वैसा है ना। कुछ बच्चे बेटा सबका अलग अलग है बेटा। देखो मेरे को पता है बेटा, देखो ये वाली जो क्लास है बेटा, ये ग्रुप 1 की है, तो ये तो वैसे भी आपके साथ क्लास नहीं हो रही है, ठीक है। और मैंने ग्रुप 2 का बेटा आपके पास अलग से रखा है, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड देख लेना बेटा। देखो मैं आपको बता दूं, अरे भाई पहले मेरी बात आप बोलते रहोगे, आपका कुछ नहीं हो सकता बेटा। आप जितना मर्जी बोलते रहो, जो मैं कहूंगा ना, तो आप बोल जो मर्जी बोलते रहो, है ना। तो इससे बढ़िया मेरी बात सुन लो बेटा, ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा आराम से अच्छे से मैं सुना पाऊंगा, मैं ज्यादा आराम से और अच्छे से समझा पाऊंगा आपको चीजों को। सो प्लीज 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनो, फिर जितना शोर मचाना मचा लेना बेटा, मैं मना नहीं करता। तो देखिए बेटा, एक तो आज मैं आपके साथ रिवीजन प्लान डिस्कस करूंगा कॉस्टिंग का, 6:30 बजे से 7:30 बजे तक 1 घंटे की स्पेशल क्लास है। ये 1 घंटे की स्पेशल क्लास है, इसके अंदर हम आपके साथ ये पूरा प्लान डिस्कस करेंगे। दूसरा, मैं एफएम का जो हमारा डाउट सेशन होता है हर हफ्ते वाला, वो मैं ले रहा हूं बेटा आज 7:45। तो जिन बच्चों को डाउट्स है क्लास में, जो अभी तक जितना पढ़ा है उसमें कोई भी डाउट्स है, दे ऑल कैन जॉइन इन दिस सेशन एंड आस्क देयर डाउट्स। जब तक डाउट्स आएंगे तब तक मैं पढ़ाऊंगा, जब डाउट्स खत्म हो जाएंगे तो क्लास भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, कल कल टुमारो टुमारो वी विल बी टेकिंग अ टेस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट 6 PM। हम बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टेस्ट रख रहे हैं 6:30 PM। अरे सुन लो बाबा, सुनते ही नहीं हो। आप नहीं सुनना चाहते बेटा, आपकी चॉइस है। मैं अपनी तरफ से आपको सारी बातें पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। संडे आपका ऑफ रहेगा बेटा, संडे आपका ऑफ रहेगा। इसके अलावा देखो भाई, जिसकी अब देखो मैंने आपको ये बात पहले भी बेटा, इतने सारे एजुकेटर, सबकी मेरी क्लास किसी ना किसी के साथ तो क्लैश करेगी। आई कांट टेक इट बिफोर 4 PM, क्योंकि उससे पहले हमारा संकल्प बैच होता है। तो 4 बजे से पहले तो मैं वैसे भी नहीं ले सकता, मैं जब भी लूंगा 4 बजे के बाद लूंगा। अब 4 बजे के बाद किसी की टैक्स की क्लास है, किसी का लॉ का है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, वो मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। मेरी 4:45 से लेकर सीएस वाले बच्चों की क्लास होती है, तो 4:45 टू 6:15 मेरी ऑलरेडी सीएस की क्लास है बेटा। मैं उसको एडजस्ट नहीं कर सकता, वो प्लस की क्लास होती है, जैसे आपका बैच है उनका भी बैच है, तो आई कांट एडजस्ट दैट, ठीक है बेटा। अच्छा, तो ये संडे को आपका ऑफ रहेगा। इसके बाद मंडे को आपकी क्लास होगी, ट्यूसडे आपकी क्लास होगी, वेडनेसडे आपकी क्लास नहीं होगी। मंडे आपकी होगी, ट्यूसडे आपकी क्लास होगी बेटा, वेडनेसडे आपकी क्लास नहीं होगी। बिकॉज मैं जसप्रीत सर के साथ घूमने जा रहा हूँ। हाँ, मैं जसप्रीत सर के साथ घूमने जा रहा हूँ, तो मैं संडे को जाऊंगा, तो ट्रैवल करते हुए आई विल बी टेकिंग द क्लास। मंडे को मैं क्लास लूंगा, मैं जहां जा रहा हूं वहीं से क्लास लूंगा। ट्यूसडे भी आपकी क्लास होगी वहीं से। वेडनेसडे आई विल बी कमिंग, तो वेडनेसडे बेटा आपका ऑफ रहेगा, तो वेडनेसडे आपका ऑफ रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी रेगुलर क्लास होगी। दूसरा पॉइंट समझो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। देखो बेटा, आप सबको ना एक बात मेरे साथ समझनी पड़ेगी। आप सबको मेरे साथ एक बात बेटा समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी बेटा? देखो, आप मुझे बताओ, क्या हम क्लास में आराम से सब कुछ पढ़ते हैं? हाँ सर, बिल्कुल पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, आराम से डिटेल में। मैं सबके डाउट्स भी लेता हूँ, सबके साथ प्यार से अपना सब कुछ कर लेते हैं। तो बेटा इसके साथ साथ बेटा, एज एन एजुकेटर मुझे टाइम तो चाहिए ना। आई नीड सम टाइम टू कवर अप माय कोर्स आल्सो। वरना क्या होगा, वरना लास्ट में आकर हमारे पास कोर्स कंप्लीशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस वजह से मैं आपके साथ बीच बीच में एक्स्ट्रा क्लास लेता रहता हूँ, ठीक है। मेरी बात समझ लेना, मैं बीच बीच में आपके साथ एक्स्ट्रा क्लास लेता रहूंगा। हाँ जी बेटा, कल भी क्लास है, कल भी क्लास है, कल अपनी नॉर्मल क्लास है। मैं बीच बीच में बेटा आपके साथ एक्स्ट्रा क्लास लेता रहता हूँ, सो दैट देखो मेरे को ऐसा ना हो कि मेरे को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाने की नौबत है कि नहीं फटाफट फटाफट पढ़ाओ, नहीं, अपन आराम आराम से स्लो स्लो हौले हौले सारी बातें पढ़ाते हैं। तो बेटा आई नीड आल्सो टाइम ना, मेरे को पढ़ाने के लिए भी टाइम चाहिए। सो इसलिए बीच बीच में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा का काम चलता रहेगा। क्या बेटा पहले बात समझ में आ गई? चलो एक और बच्चा कह रहा है सर एफएम का नया बैच आएगा। हाँ बेटा आएगा, बिल्कुल आएगा, वो आएगा May 23 के लिए। बेटा वो बैच आएगा May 23 के लिए, ठीक है बेटा। अब नवंबर के लिए तो दूसरा नहीं आना, ठीक है बेटा। चलो आई होप पहले यहाँ तक के सारे डाउट क्लियर हो गए। चलो अब आपको ये वाली सारी बातें समझ में आ गई है। ये वाली दोनों क्लासेस का लिंक, ट्यूसडे आज का दोनों क्लासेस का लिंक बेटा मैंने यहाँ पर पिन कर दिया है। आप इसको अभी के अभी बेटा एनरोल कर लो, ताकि आप लोगों को कोई भी टेंशन ना रहे, ठीक है। ओके, अब मैं बात करता हूँ पहले आपसे होमवर्क की, जो मैंने कल आपको दिया था। आप बच्चे प्लीज मुझे पहले बताइए, मैंने होमवर्क में कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर दिया था। एक मैंने आपको 5th क्वेश्चन दिया था, फिर एक मैंने आपको 7th क्वेश्चन दिया था, फिर एक मैंने आपको 9th क्वेश्चन दिया था, एक मैंने आपको 10th दिया था, एक मैंने आपको 11th क्वेश्चन दिया था, राइट। यही सब दिया था। बता रहा भाई, बता रहा हूँ 2 मिनट शांति से भाई। मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, डाउट बता दो भाई। 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा मेरे दोस्त, सारी बातें बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना मेरे दोस्त। एक तो बेटा मैंने क्लास में करवा दिया था, एक तो मैंने क्लास में करवा दिया था, वो मैंने कहा था आप अपने आप एक बार उसको कर सकते हो, सो दैट आपको क्लियर हो जाए, राइट। हाँ, वो तो मैंने पूरा क्लास में सॉल्व करवा दिया था प्रैक्टिकली। चलो 1 मिनट को मैं स्लाइड्स अपलोड कर दूं, फिर मैं आपसे होमवर्क का सॉल्यूशन सारे के सारे डिस्कस कर लेता हूं। जस्ट अलाउ मी अ मिनट, बस हो गया जी, हो गया। कैपिटल स्ट्रक्चर, हां ये लो, सॉरी। चलो सो मैं आपके साथ पहले ना, आपके कोई बात नहीं बेटा, जितना करा है उतना चेक कर लेना, बाकी जो नहीं करा वो कर लेना, जो नहीं करा वो कर लेना। होमवर्क आज उतना ज्यादा मिलेगा नहीं आपको।
बेटा दिया था बच्चा, मैंने दिया था। चलो आइए पहले, आज कोई होमवर्क नहीं, आज तो मेन हमें कॉन्सेप्ट पढ़ने का। आज होमवर्क की बारी आएगी। टुडे वी हैव टू गो थ्रू ऑल द कॉन्सेप्ट्स। तो आज बहुत सारे थोड़े डिटेल वाले कॉन्सेप्ट पर फोकस करनी है। तो आज होमवर्क आएगा बेटा, आपका कुछ भी होमवर्क नहीं आएगा, जनरली नो होमवर्क। एक जो होमवर्क आएगा बेटा वो कौन सा आएगा? सिर्फ आज का होमवर्क सिर्फ इतना होगा कि आपको जो पढ़ाऊंगा वो रिवाइज करना है और बाकी अपने टेस्ट की तैयारी करनी है बस। आज इसके अलावा बेटा कोई होमवर्क नहीं आपके जीवन में, बैच इसके अलावा कोई होमवर्क नहीं है। तो आज बस इतना सा होमवर्क है, अपनी टेस्ट की तैयारी करो और कल जो हमारा टेस्ट है और जो आज पढ़ाऊंगा बस रिवाइज कर लेना, बस बात खत्म। तो बेटा देखिए, जस्टिस बेटा देव, जस्टिस ये होगा बेटा, मैं जस्टिस का आंसर दे देता हूं बेटा। जस्टिस इस बात से मिलेगा दोस्त कि जब तू अपने नवंबर अटेम्प्ट देगा और तेरी एग्जामिनेशन आएगी, दैट विल बिकम अ जस्टिस टू टुडेस क्लास, दैट विल बिकम अ जस्टिस। ठीक है दोस्त, पक्का? चलो अब नहीं बोलेगा कुछ, है ना? कह रहा ये सही है, मेरे को फंसा दिया आपने, तेरी एग्जामिनेशन आएगी और मेरे ऊपर बात डाल दी सारी। चलो कोई बात नहीं सर, आपसे जीत नहीं पाते हम, चलो कोई बात नहीं, बेटा हो जाता है। हाँ तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं फटाफट से। अब हम चलते हैं बेटा 5 पर, पक्का? देखिए बेटा क्वेश्चन गलती ये थी, यहाँ पर 2.5 लाख होना था, गलती से 1.5 लाख हो गया। वो 2.5 लाख होना था, गलती से 1.5 लाख हो गया। कल एक दो बच्चे बात कर रहे थे तो मैंने कहा सबको समझ में आ गया होगा, है ना? हाँ मतलब वो सबने समझ ही लिया था, वो हो गया होगा। चलो कहते हैं सपोज अ फर्म हैज एन ऑल इक्विटी स्ट्रक्चर, इतना 10 रुपए का फर्म वांट्स टू रेज 2.5 लाख इन्वेस्टमेंट एंड इज कंसीडरिंग 3 अल्टरनेटिव। 25,000 10 रुपए, 2.5 लाख 8%, 2500 और कितने पर 8% रेट ऑफ डिविडेंड, फर्म सीबीआईटी इतना एंड टैक्स रेट इतना, इफेक्ट ऑन ईपीएस अंडर 3 अल्टरनेटिव। कोई बात नहीं बेटा, जिसने अलग कर लिया कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात बेटा, जिसने अलग कर लिया कोई बात नहीं है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं बेटा, अगर किसी ने अलग कर लिया तो उनका ये वाला आंसर थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा, बाकी सारे सेम आ जाएंगे, समझ गए? उनका बेटा सेंटर वाला आंसर थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा, बाकी दोनों सेम होंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो मेरी गलती थी, मेरी टाइपिंग एरर, आई टेक दैट रिस्पांसिबिलिटी। तो बेटा देखिए ये आपके ईपीएस आ रहे हैं जिन्होंने 2.5 लाख लेके करा, जिन्होंने थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दिया, उनका ये वाला आंसर कितना आ रहा है बेटा? उनका ये वाला आंसर कितना आ रहा है? ये वाला 1.56 आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं 1.37 आ रहा है, नहीं बच्चे कह रहे हैं 1.37 आ रहा है सर। चलो उन बच्चों का 1.37 आ रहा है, चलो मैं कर देता हूं, मैं यहां पर कर देता हूं भाई। जिन बच्चों ने माना डेट उनका 1.5 लाख है और इक्विटी उनका 1 लाख है, उनका क्या होगा? तो उनका हो जाएगा बेटा 3/500। इंटरेस्ट कितना लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा बेटा 1.5 लाख का कितना परसेंट वाला है? 8% वाला। तो 1.5 लाख का 8% हो गया बेटा 12,000। तो उनके पास वैल्यू बच जाएगी 3,500,000। तो 3,500,000 का 50% कर लो, तो अगर मैं इसका 50% का टैक्स ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा बेटा 1,50,250। तो बैलेंस बच गया 1,50,250। प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, तो ये बच गया 1,50,250। नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर ले बेटा, कितने नंबर ऑफ शेयर्स कोई बात नहीं भाई, उन्हीं बच्चों के लिए करवा रहा हूं, देख तो ले बेटा। नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 1 लाख पहले थे, 10,000 और, तो 1,10,000 इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे। अब आप डिवाइड करोगे 1,10,000 से, तो ये आता है 1.3659, ये बेटा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने बेटा दूसरा कर लिया उनके लिए मैंने आंसर कर दिया, जिन्होंने ये मान के कर दिया गलती से, क्योंकि मेरी टाइपिंग एरर थी, मैंने आंसर कर दिया, दिस इज द आंसर। ठीक है दोस्त, चलो ये भी हो गया बेटा सबको। चलो ओके जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने बेटा क्वेश्चन दिया था, नेक्स्ट हमने बेटा करंट ईपीएस को माइनस करना है, तो कर दो, नहीं तो आपसे पता इफेक्ट क्या आएगा। तो बेटा इफेक्ट ये आया, ईपीएस बढ़ेगा, आपने करना है भी, दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 था, सिंपल बेटा इंडिफरेंस पॉइंट निकालना था, है बेटा। दिव्यांश गुड मॉर्निंग बेटा, मैं क्या बोलूं यार दिव्यांश भाई, 1 लाख अभी शेयर्स हैं, 1 लाख और करा 10 रुपए का, तो 1,10,000 शेयर्स हो गए ना मेरे दोस्त। 1 लाख पहले से थे, 10,000 और आ गए, तो 1,10,000 हो गए, खत्म कहानी। क्या 10,000? अरे भाई 1 लाख शेयर्स 10 रुपए पे इशू करेगा तो 10,000 शेयर बनेंगे ना मेरे दोस्त। 1 लाख अभी थे, 10,000 और आ गए, तो 1,10,000 हो गए दोस्त। ठीक है, चल ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 7। ये तो बड़ा सिंपल था, इंडिफरेंस लेवल निकालना था, ये बेटा इंडिफरेंस लेवल 10,80,000, बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो डन। इसके बाद दिया था क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद दिया था क्वेश्चन नंबर 9, न्यू प्रोजेक्ट है जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतना, इंटरेस्ट ऑन लोन इतना, कॉर्पोरेट टैक्स इतना, इंडिफरेंस फॉर द प्रोजेक्ट कंसीडरिंग डेट इक्विटी रेशियो 2:1। बेटा डेट इक्विटी रेशियो 2:1 का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर मेरा डेट और इक्विटी का अमाउंट कितना? तो डेट हो जाएगा 2/3 और इक्विटी हो जाएगा 1/3। डेट हो जाएगा 2/3 1/3। बेटा मेरे को पैसा चाहिए 9 करोड़ का, तो 9 करोड़ का ये कर दो, तो इसका मतलब 3 करोड़ का इक्विटी होगा, 6 करोड़ का डेट होगा। एक ऑप्शन तो ये हो गया मेरे पास, एक ऑप्शन तो ये हो गया कि 3 करोड़ का इक्विटी, 6 करोड़ का डेट, और दूसरा ऑप्शन होगा सारा पैसा इक्विटी भाई। दूसरा ऑप्शन होगा सारा पैसा इक्विटी, दैट इज द ओनली ऑप्शन हियर। तो एक ऑप्शन ये हो गया वर्सेस हमारा सारा पैसा हम अपना लगा दें, तो दैट्स इट। ये दो ऑप्शंस को आपने करना था बेटा, ये बाय डिफॉल्ट होगा ना कि आपको कंपैरिजन करना है, तो पहला ऑप्शन क्या होता है? सारा पैसा खुद लगाओ, तो सारा पैसा खुद लगाने का मतलब 9 करोड़ आया, और दूसरा डेट इक्विटी 2:1 में ले लो, दैट्स इट। ठीक है, नहीं बेटा फुल डेट वाला नहीं होता कभी भी। आप कोई पूरा बेटा एक बात बताओ मुझे, कौन सा बंदा है जो तेरे को 100% लोन दे देगा? कौन सा पर्सन है जो 100% लोन दे देगा? कोई नहीं देता बेटा। सो दैट इज द केस, गॉट इट। तो ये देखिए बेटा, ये इंडिफरेंस आ गया, ये प्योर इक्विटी, ये इक्विटी प्लस डेट, और ये आ गया 1.08 करोड़। चलो जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं, वो कर लेना, अब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जिसका नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला अगला था बेटा क्वेश्चन नंबर 10। अगला था बेटा क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर बोलता है 2 अल्टरनेटिव प्लान्स है, प्लान ए, प्लान बी, इक्विटी है, प्रेफरेंस है और डेट है। इंडिफरेंस पॉइंट आपको बता दिया, कॉर्पोरेट टैक्स बता दिया, कहता है प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट बताओ। अब बेटा 22 से ज्यादा खेलना शुरू करिए, मतलब ईबीआईटी गिवन है, अब प्रेफरेंस डिविडेंड मिसिंग फिगर निकलेगा, जो निकलेगा डिवाइडेड बाय 4 लाख और परसेंटेज। तो आपका करेक्ट आंसर आ रहा है 8.4। ये हमारा मिसिंग फिगर निकल गया बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड का, ये हमारा मिसिंग फिगर निकल गया बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड का, और डिवाइडेड बाय कैपिटल रेट आ गया। बहुत बढ़िया। देखो ये फायदा होगा जब आप समझ के करते हो। अब आप देखो अपने आप ही कर रहे हो, वरना कई बार बच्चे क्या बोलते हैं ये तो करवाई डाउन नहीं, भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूं? तो बेटा यही तरीका होगा जब आप समझ के चीजों को करते हो, क्योंकि मैं आपको तैयार क्या कर रहा हूं, मैं आपको इस तरीके से तैयार कर रहा हूं कि भाई पेपर में अगर कुछ भी उल्टा सीधा आ जाए तो आप उसको अपने आप हैंडल कर सको, आप अपने आप हैंडल कर सको। आपको मैंने कांसेप्ट पढ़ा दिया, सो आई प्रिपेयर यू टिल दैट लेवल। चलो अगला अगला हमने दिया था बेटा क्वेश्चन नंबर 11। आगे देखिए बेटा क्या था, ये कहता है कंपनी हैज इतना इन डेट आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट इतना, विच इज टू फाइनेंस 40 लाख एक्सपेंशन प्रोग्राम एंड इज कंसिडरिंग 3। कहता है एडिशनल डेट 12%, प्रेफरेंस शेयर्स 11%, इशू ऑफ इक्विटी एट 16। कहता है कंपनी प्रेजेंटली हैज 8 लाख शेयर्स एंड इज इन 40% टैक्स ब्रैकेट। आईटीआर प्रेजेंटली इतना, डिटरमिन ईपीएस फॉर 3 अल्टरनेटिव विद अज्यूमिंग नो इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी। बेटा क्या बोल रहा है? कहता है सबसे पहले तो आप साहब ये बता दो कि हमारा प्रॉफिट ईपीएस क्या होगा। तो पहले बेटा देखो 36 लाख का एग्जिस्टिंग डेट है, 8 लाख की एग्जिस्टिंग इक्विटी। अब इसके बाद और जो नया जुड़ेगा वो आपने जोड़ना है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं एडिशनल डेट, प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर्स। अब यहां पर सीधा बोल दिया नो इमीडिएट इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में कोई बढ़ोतरी नहीं होनी, मतलब ये जो 15 लाख है ये एज इट इज रहेगा। तो ये देखो हमने ईबीआईटी अब की बात चेंज नहीं करा क्योंकि क्वेश्चन ने मना करा है।
क्योंकि एग्जामिनर कह रहा है कि भाई नो इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी, तो बेटा अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ रहा तो इसका मतलब वी विल टेक इट सेम, भाई इसका मतलब मैं पैसा लगा रहा हूं बट उसका इमीडिएट इंपैक्ट नहीं आने वाला। मैं पैसा तो लगा, इस पैसे का इंपैक्ट बेटा फ्यूचर में आएगा, बट अभी इमीडिएट बेसिस पर इसका इंपैक्ट नहीं आने वाला। तो पहले एग्जिस्टिंग डेट, फिर न्यू डेट, फिर पीबीटी, टैक्स, प्रॉफिट, प्रेफरेंस, डिविडेंड, इक्विटी, नंबर ऑफ शेयर बेटा। एग्जिस्टिंग दोनों में 8 लाख, यहां पर जुड़ गए बेटा एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा वाले जुड़ते पे 16 रुपए पर इशू हो रही है, यस, तो 40 लाख रुपए चाहिए डिवाइडेड बाय 16 और प्लस 8 लाख है, तो बेटा ये आपके पास 10 लाख 50 हजार है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। फिर आपका ये ईपीएस आ गया। अब मान लो ये पॉइंट ना होता तो बेटा फिर हम कहते हैं एग्जिस्टिंग कैपिटल आपकी कितनी होती, 36 लाख का लोन है, 8 लाख इंटू 10 80 लाख का इक्विटी, यानी कि 116 लाख का कैपिटल होता। फिर आप इसमें न्यू ईबीआईटी निकालते, सर अभी 15 लाख पर 116 कमाते हैं, अब फ्यूचर में 156 हो जाएगा जब 40 लाख बढ़ जाएंगे, तो ये होता, बट मैं इसको डिलीट कर रहा हूं कि आपको करना नहीं है क्योंकि एग्जामिनर ने मना करा था। फिर बी पार्ट कहता है एनालाइज व्हिच अल्टरनेटिव डू यू प्रेफर, कंप्यूट हाउ मच वुड ईबीआईटी नीड टू इंक्रीज बिफोर नेक्स्ट अल्टरनेटिव वुड बी बेस्ट। बेटा बेसिकली आपको बी पार्ट में क्या करना था, बी पार्ट आपको इंडिफरेंस लेवल के वो टेबल बनाना था जो आपको बताया था, वो जो इंडिफरेंस वाला टेबल बनाया था ना कि कौन कौन से ईबीआईटी पर आपको कितना कितना ऑप्शन बेटर है, तो बस आपको बनाना था। तो ये देखिए पहले इंडिफरेंस बिटवीन डेट एंड इक्विटी ये निकल कर आ गया, फिर आपका इसका क्या हो गया, अच्छा ये आपका निकल कर आ गया। अब मेरे ख्याल से बाकी वाला ईबीआईटी बेटा निकल ही नहीं रहा, इसमें आपने इंडिफरेंस लेवल निकाले बेटा, अगर आपने इंडिफरेंस लेवल निकाले होंगे तो बेटा मेरे ख्याल से तो आपके पास कुछ वैल्यू ही नहीं होगी, मेरे हिसाब से बेटा आपके पास वैल्यू होगी अगर आपने इंडिफरेंस लेवल निकाल नॉट डिफाइंड वाली कैटेगरी में आ गए होंगे। हाँ जी, क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो आप मुझे बताओ, आप मुझे सबसे पहले बताओ, आपने निकाला डेट एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, फिर एक निकाला होगा प्रेफरेंस एंड इक्विटी का, और एक आपने निकाला होगा डेट एंड इक्विटी का। तो आप जरा मुझे बताओ बेटा इनके कितने कितने इंडिफरेंस लेवल आ रहे हैं, प्रेफरेंस एंड इनके इंडिफरेंस लेवल। सबसे पहले डेट एंड पीएससी का बताओ, डेट एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का बताओ, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया तो इसको एनए कर देते हैं, नॉट एप्लीकेबल। प्रेफरेंस एंड इक्विटी का बताओ, प्रेफरेंस एंड इक्विटी का, प्रेफरेंस एंड इक्विटी का, प्रेफरेंस इक्विटी का, प्रेफरेंस एंड इक्विटी। क्या कर रहे हो बेटा, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, करने नहीं करा, क्या कर रहे हैं मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा, अलग अलग कर रहे हैं, कोई नॉट डिफाइंड कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। चलो एक काम करते हैं, सुनो अपन इस क्वेश्चन को भी होल्ड पे डालते हैं, आप इसको एक बार दोबारा ट्राई करना, पहले सब बच्चे कर ले, वरना क्या होगा बिना समझ नहीं आ, तो अपन इसको भी होल्ड पे डालते हैं, आप इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में कल वाली क्लास में इसको टेकअप कर लेंगे, मुझे याद दिला देना, ठीक है? कल वाली क्लास में क्वेश्चन को मैं दोबारा टेकअप कर दूंगा आपके साथ, सो दैट आपको क्लियर हो जाए, ठीक है? चलो सो फाइनली यहां तक बेटा हमारा काम हो गया है ना। अब उसके बाद ये हमारे पास कुछ कुछ बच्चों के डाउट्स हैं, मैं उन सारे डाउट्स को बेटा यहाँ पर ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर बेटा ले रहा हूँ। चलो मैं पहले मैंने सबके डाउट सेक्शन खाली कर दिया अपना। कहता है मायरा कह रही है कॉस्टिंग के कुछ टॉपिक रिवीजन से क्या है बेटा, मायरा आज जब शाम को आओगे तभी डिस्कस कर लेंगे बेटा ये वाली बातें। टेस्ट ले लो 2 बजे वाली टाइम में, तो बेटा पढ़ाएगा कौन मेरी जगह, तू आके पढ़ा दियो बेटा। सर टेस्ट मंडे हो सकता है क्या, नहीं बेटा मैंने आपको बताया मंडे आई विल बी ट्रैवलिंग, तो मंडे को मैं सिर्फ आपकी क्लास ले पाऊंगा, दैट्स इट। आई विल बी टेकिंग योर क्लास, क्लास का ऑफ नहीं होगा, मैं जहां भी होगा वहीं से क्लास ले लूंगा बस आपकी। विश्वा कहते डाउट सेशन में सब चैप्टर के डाउट पूछ सकते हैं, अरे भाई जितना पढ़ा दिया उतना पूछ सकता है, कितनी बार बोलूं लाइव पीवाई क्यों नहीं दिख रहे हैं बेटा, टिया ध्यान से देखो बेटा, कई बच्चों को मैंने बता दिया, वहीं पर मैंने पीवाई का फोल्डर बना दिया मैडम। आप सब क्वेश्चन ये तो बता दिया मैंने। अगला है तब 2 बजे वाले नलायक, ये फिर से बड़े नलायक देंगे, ये कैसे कैसे डाउट पूछ रही है, ये कैसे कैसे डाउट रही है। फाइनेंशियल प्रीपोर्ट बेटा दिव्यांश ये टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं, आज शाम को डाउट क्लास में आ जाइए, वहां पर दोबारा बता दूंगा, ठीक है? तो आप शाम को दोबारा आ जाना बेटा, मैं दोबारा अगर क्लास में ये रिपीट करता रहूंगा तो बेटा क्यों हो पाएगा मेरे दोस्त, फिर तो बेटा आगे बढ़ नहीं पाएंगे हम तो पिछले, क्योंकि हर नया बच्चा को याद है कि पुराना पढ़ाऊं मैं तो आपसे, तो बेटा वो तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा दोस्त मेरे, है ना? तो अपन डाउट क्लास में आ जाना, आज मैंने डाउट क्लास रखी है, मैं जो पूछना पूछे। चलो अब मैं दोस्तों चलता हूं आगे, ठीक है? शैल वी मूव अहेड दोस्तों, आर यू ऑल गाइस रेडी? चलो तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से अब मैं आपके साथ आगे बढ़ने वाला हूं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अब हमें ना कुछ बातें पहले अपने दिमाग में फिट करनी पड़ेंगी, या मैं बोलता हूं बेटा फ्रीज करनी पड़ेंगी, क्योंकि तभी आप अगले टॉपिक को लॉजिकली मेरे साथ समझ पाओगे, ठीक है दोस्तों? क्योंकि हम तो चाहते हैं हमें तो लॉजिकली समझ आएगा टॉपिक, हम तो कोई रट्टेबाजी मारेंगे नहीं, हम तो एक एक चीज को पूरा डिटेल में समझेंगे। तो वो डिटेल में समझने के लिए हमें कैसे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कैसे अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज, जब तक मैं ना बोलूं कॉपी मत, और साथ साथ मेरी सारी बातें सुनना और समझना। अगर कोई डाउट आता है मोस्ट वेलकम, डाउट पूछ लेना, कोई मना नहीं है डाउट पूछने की, बट पहले सारी बातें ध्यान से सुनना, ठीक है बच्चा? तो आइए अब मैं आपके साथ अपनी कथा को स्टार्ट करता हूं जो आज हमें अब आपके साथ करनी है। तो दोस्तों अब बहुत इंपॉर्टेंट मेरी बातें यहां पर स्टार्ट होती है। चलिए सबसे पहले बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर में हम पढ़ क्या रहे हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर में प्राइमरीली वी आर फोकसिंग ऑन अ सिंपल एस्पेक्ट कि हमारी कैपिटल में पैसा आए तो कहां से आए, कितना इक्विटी, कितना डेट, कितना प्रेफरेंस, ये कैसे डिसाइड हो। उसके लिए मैंने कल जो आपके साथ बेटा क्लास ली थी, उस क्लास में मैंने आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रैक्टिकली समझाया कि कंपनी कैसे डिसाइड करती है ना। बट आज से कुछ पहले के टाइम पर चलते हैं, उस टाइम पर काम किस प्रकार होता था वो समझते हैं। बेटा जब हम बोलते हैं हम पहले के टाइम पर चलते हैं, जैसे आपने सुना होगा ना, जनरली हमारे घरों पर हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, हमारे टाइम पर तो ऐसा हुआ करता था, हमारे टाइम पर 1 रुपया 50 पैसे मिलते थे, 5 पैसे के गोलगप्पे खाते थे, 5 पैसे में ये करते थे, और फिर भी पैसे बचा के हम कैश लेते थे, और तुम देखो तुम्हें 100 रुपए तो पता नहीं चलता कहां है, तुम्हारा एक्चुअली बेटा 100 रुपए का जाता है लाइको, ऐसे बेटा बोलते थे, यस और नो? हमारे घरों पे अक्सर आपने एटलीस्ट ये बातें सुनी होगी, है ना? ये वही वीडियो के जमाने वाले लोग सारे, है ना? हाँ जी सबने सुनी है। देखो सब बच्चे कह रहे हैं मतलब सर आपको कैसे पता? अबे नालायक मैंने भी सुनी है, इस पे क्या बात है ना? मैंने भी सुनी है, ऐसी क्या बात है, मैं भी सुनता हूं ये वाली बातें। चलो खैर अब मैं चलूं बेटा, चलो अब जरा ध्यान से सुनना बेटा। अब मैं आपको बताता हूं, देखो जब भी हम पिछले जमाने में पढ़ेंगे तो वहां का हमें बेटा कुछ ना कुछ क्या लेनी पड़ेगी, पहले कुछ एजम्पशन बनानी पड़ेगी। वी हैव टू पुट अप अ एजम्पशन सेट कि भाई देखो ये हमारा एजम्पशन सेट है, उस समय ये सब बातें एप्लीकेबल थी जो आज नहीं है। भाई जैसे आज की डेट में यार बर्दाश्त नहीं होता कई लोगों से मोमोज खाते रहते हैं, भाई उनका मोमोज बना तो फेवरेट, दिन में जब तक 2 बार एक बार 2-3 दिन में मोमोज ना मिले उनके पेट में अंदर से आवाज आती है भाई साहब खा लो खा लो खा लो, ऐसे आवाज आती है अंदर से, आती है नहीं आती? अब भाई उस जमाने में किसी को पता नहीं था मोमोज क्या होते हैं, बताओ ये तो चीटिंग होगी भाई, उस जमाने में किसी को पता नहीं था तो हम क्या करें, ये तो चीटिंग है, ये तो गलत बात है। तो मैंने कहा ये भी बात सही है। तो चलिए बेटा
अब हम यहाँ पर बात करते हैं इसी तरीके से उस जमाने की कुछ। तो सबसे पहले मैं आपके साथ कवर कर रहा हूँ बेटा जनरल एजम्पशंस, ठीक है। अब व्हाट इज दिस जनरल एजम्पशंस? अब जनरल एजम्पशंस का मतलब है ये ऐसी बातें जो बेटा सारी थ्योरीज पर अप्लाई होगी। पहले बच्चा मेरी बात समझे, ये ऐसी बातें जो सारी थ्योरीज पर एप्लीकेबल है। जनरल मतलब सब पर। तो देखो ये लोग सबसे अच्छे इंसान थे। ये बताओ आज से पहले सोच के देखो, आज से पहले कभी कोई सहेला सहेली की बातें करता था? बताओ, या तो दोस्त होते थे या फैमिली होती थी, भाई यही होते थे, या तो माता पिता या दोस्त, सहेला सहेली होते नहीं थे। तो बेटा यही सबसे पहली एजम्पशन है। इन्हें बोला कि भाई साहब देयर आर ओनली टू सोर्सेज ऑफ फंड्स, देयर आर ओनली टू सोर्सेज ऑफ फंड्स, दैट इज, इन्होंने बोला भाई या तो दोस्त है या फिर हमारे पास अपने माता पिता है। सहेला सहेली का कांसेप्ट नॉट एप्लीकेबल टू आवर कैटेगरी। कैसा लग रहा है बेटा? पहले समझ में आ गया? पहले यहां तक का बोलो जी, बोलो एवरीवन दिस। पहले बच्चा अब आप देख लो कैसे कैसे हम समझेंगे। चलो अच्छा, अब अगला पॉइंट समझते हैं। देखो पहले के जमाने में लोग क्या कहते थे, क्या देखो किसने देखा आज में जियो चिल मारो, फ्यूचर किसने देखा आज में जियो चिल मारो मत। ये लोग कहते थे देयर आर नो रिटेन्ड अर्निंग्स, देयर आर नो रिटेन्ड अर्निंग्स। इसका मतलब जो कमाया उतने की क्या कर दो पार्टी, जो कमाया उतने की क्या कर दो पार्टी। तो बेटा यानी कि डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% होता है। क्या पहले दोस्तों ये बात भी समझ में आ गई? बोलो जी, पहले ये बात समझ में आ गई। चल अगला पॉइंट समझते हैं। अब मेरे को 1-2 मिनट के लिए बेटा बात समझाओगे मेरे को? मैं आपसे कुछ समझने की कुछ आप मेरे को बताओगे? चलो, अरे बात नहीं करनी है वैसे ही, हाँ कमेंट बात करनी है। लल्लू लाल एक तो भावुक कितने हो जाते हैं, अरे मेरे से बात करिए, अरे 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 सर हम ही अबे नालायक कॉन्सेप्ट ऐसे ही समझना है। चलो बेटा बैलेंस शीट टू द कॉन्सेप्ट है ये। बेटा एक बात बताओ, आपने बचपन में पढ़ा है बैलेंस शीट बराबर होती है, ये पता है आपको? क्या आपको ये बात पता है बैलेंस होती है, ये पता है सबको? अरे पता है क्या आपको ये? अच्छा सबको पता है? अरे बाप रे, नहीं तुम्हारी तो होती नहीं है। अरे मैं इसलिए पूछ रहा हूं, तुम्हारी तो आज तक नहीं हुई। किताबों में मैच होती है, मतलब मैं तुमसे बोल रहा हूं तुमसे आज तक मैच नहीं हुई, तो भाई किताबों में मैच होती है, बस मैं यही तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हें पता है ना मैच होती है? अच्छा हाँ चल हाँ, अरे वही एग्जाम में नहीं हुई, कभी काम करते नहीं हुई, मत वैसे तो मैच होती है ना, वो तो हमें पता है। चल ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, अब जरा कॉन्सेप्ट समझना। चल लेट अस अंडरस्टैंड स्मॉल कॉन्सेप्ट, छोटी सी कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट बेटा, ध्यान से समझना। देखो बैलेंस शीट ना फाइनेंस के हिसाब से बेटा 4 मेजर पार्ट्स में होती है। बैलेंस शीट अगर हम फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो 4 हिस्से। एक हमारे पास होता है फिक्स्ड एसेट्स, एक हमारे पास होता है बेटा कैपिटल का, एक हमारे पास करंट लायबिलिटी और एक हमारे पास करंट एसेट्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये करंट लायबिलिटी इधर ना निकाल के बेटा इधर माइनस कर देते हैं और इसको वर्किंग कैपिटल बोल देते हैं जनरली। यस सर, बात तो ठीक है बेटा। यानी कि यहाँ जो कैपिटल बची ये कौन सी कैपिटल हो गई? क्या मैं इसको बोल दूं ये सारी लॉन्ग टर्म हो गई? लॉन्ग टर्म बोले तो इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल भी होगा, इसमें प्रेफरेंस शेयर भी होगा और इसमें दोस्तों डेट भी होगा। सोचो जरा सोचो बेटा, इसमें डेट भी होगा क्योंकि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल है वो तो सबसे ये बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा अभी हम जनरल बात कर रहे हैं आशीष, मैं टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल कर रहा हूं। तो बेटा इसमें इक्विटी प्रेफरेंस है, बेसिकली ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया भाई साहब। बेटा एक बात बताओ, ये टोटल एसेट्स ये लायबिलिटी ये दोनों क्या होंगे? ये तुम्हारे सेम होते हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि ये कांस्टेंट है, मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं एज्यूम करके क्या है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब इनका टोटल विल रिमेन सेम, इनका टोटल विल रिमेन सेम। तो बेटा इससे इंटरप्रिटेशन क्या आएगी? इससे इंटरप्रिटेशन ये आएगी कि ये वाला टोटल कांस्टेंट रहेगा। अगर ये वाला टोटल कांस्टेंट रहेगा तो बेटा ये वाला टोटल भी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि लायबिलिटी में तो कुछ और है ही। सोच लो एक बार, दोबारा सोचो। मैंने कहा भाई इस साइड हमारे पास करंट लायबिलिटी और कैपिटल होता है, करंट लायबिलिटी हटा के इधर ले गए वो वर्किंग कैपिटल। अब ये दोनों का टोटल मैंने मान लिया थोड़ी देर कांस्टेंट है, तो अगर ये कांस्टेंट है तो ये टोटल भी सेम होगा, ये भी कांस्टेंट। और लायबिलिटी साइड में एक ही आइटम है तो इसका मतलब बेटा ये वाली कैपिटल भी कांस्टेंट होगी हमारी। सोचो दोस्तों सोचो, ये वाली कैपिटल भी कांस्टेंट होगी हमारी। और अगर ये वाली कैपिटल भी कांस्टेंट है, अगर ये वाली कैपिटल भी कांस्टेंट है तो बेटा बताओ मेरा ईबीआईटी भी कांस्टेंट। सोच के देखो मेरा ईबीआईटी किस पर डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय पर। तो भाई जब मेरा अमाउंट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट हो गया तो मेरा ईबीआईटी भी कांस्टेंट। क्या पहले बच्चा ये वाली बातें समझ में आई जो मैंने अभी बताई? तो अब ये जो मैंने बातें बोली आइए पहले मैं इसको लिखवाता हूं। अब मैं पहले लिखवाता हूं तो बेटा इस बात को हम दो अलग अलग पॉइंट्स में लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, इन्होंने हाँ बेटा ये assumption है, ये assumption है। इन्होंने माना कि भाई जो हमारा टोटल एसेट्स होगा उसमें ऑफ द फर्म, जो भी टोटल एसेट्स होगा ऑफ द फर्म आर गिवन, ये हमेशा गिवन होंगे एंड ये रहेंगे सेम एंड रिमेन सेम। टोटल एसेट्स गिवन है और वो सेम रहेंगे। अब इससे हमने इंटरप्रेट कर लिया, इसका मतलब मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड विल रिमेन सेम। मैं आपके लिए लिख देता हूं, ये एग्जाम में मत लिखना, बस मैं आपके लिए लिख रहा हूं। दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड और लायबिलिटी विल रिमेन सेम। ये मैं आपके लिए इंटरप्रिटेशन लिख रहा हूं, एग्जाम के लिए नहीं है, ठीक है बेटा? ठीक है चलो, अब इससे हमारा नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड या लायबिलिटी सेम है तो इसका मतलब वी विल से टोटल प्रॉफिट, जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बेटा वो हो गया ईबीआईटी, वो गिवन है एंड रिमेन सेम, वो गिवन है और हमारा सेम रहेगा। क्या दोस्तों ये वाला फोर्थ पॉइंट भी समझ में आ गया? ये गिवन है और सेम रहेगा, क्यों रहेगा वो थर्ड डिपेंड कर रहा है, ठीक है बेटा? अब आ जाओ पांचवा पॉइंट, ये कहता है भाई देखो हम कैपिटल की बात कर रहे हैं तो वी विल टॉक अबाउट कैपिटल, यानी कि अगर बिजनेसमैन ने भैया बिजनेस रिस्क में कोई पंगा करा तो वी आर नॉट रिस्पांसिबल। तो बेटा हम क्या कहेंगे भाई बिजनेस रिस्क जो है हमारा, बिजनेस रिस्क ऑफ द फर्म, हमारी फर्म का जो बिजनेस रिस्क है वो गिवन है, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं होगा, ऑपरेटिंग लिवरेजेस विल नॉट चेंज। आई होप बच्चों बात समझ में आ गई। भाई बिजनेस रिस्क ऑफ द फर्म मान के चल रहे हैं उसमें कोई बदलाव नहीं है तो ईबीआईटी में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों पॉइंट एक ही बात बोल रहे हैं कि भाई सिंपल भाषा में मेरा ईबीआईटी सेम रहेगा। सिंपल सरल भाषा में बोलूं तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ एक ही बात बोल रहे हैं, मेरा ईबीआईटी सेम रहेगा, दैट्स ऑल, फुल स्टॉप, काम खत्म, ठीक है बेटा? अब लास्ट पॉइंट, भाई ये लास्ट पॉइंट ना दिल के सबसे ज्यादा करीब है, भाई ये सबसे ज्यादा करीब है, मतलब इतना बढ़िया पॉइंट, इतना बढ़िया पॉइंट आप अभी सुनोगे ना, मैं बता रहा हूं आधे बच्चे नाचना शुरू कर देंगे, कहते यार यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था। सर क्या बात कर रहे हो? तो बेटा इन्होंने बोला कि देखो भाई देयर आर नो
पर्सनल और कॉर्पोरेट टैक्स। टैक्स होता ही नहीं जी, पेपर ही डिलीट करवा दो जी। अरे पेपर ही डिलीट, टैक्स होता ही नहीं, काम ही खत्म। अब देखो सब बच्चे खुश हो गए ना, अरे सर यही तो चाहिए था, क्या बात है सर, क्या बात है सर, यही तो चाहिए था, वाह ये सर यही 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 तो हमारी सबसे बड़ी दुख है ना। चलो बेटा पहले बात समझ आई। अब बताओ इस एग्जम्पशन की वजह से बेटा ये पूरी अप्रोचेस बेकार हो गई। सोचो जरा सोचो, इस एग्जम्पशन की वजह से ये सारी अप्रोच बेकार हो गई। तो पहले आपको समझ में आया कि बेटा ये वाली जो अप्रोचेस है ये क्या प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, अभी पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो, अभी आपको आधी बात बताइए। अब देखो जब ये मैं बात बोलता हूं तो टैक्स वाले सर को बुलाया जाएगा, टैक्स वाले सर कहेंगे अरे अरे ये क्या हो रहा है, सुनील सर मेरे सब्जेक्ट का नाश कर रहे हैं, आओ मैं ये बताता हूं। तो मैंने कहा नहीं 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 ना ना ना, अरे जगदीप सर, गिरी सर, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे मैंने मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। तो क्या हुआ सुनील सर, मैंने कहा सुनो, मैंने कहा सुनो, मैंने कहा सुनो बेटा सुनो, बात ये है हमने उनकी बात मान ली, अब हमने नए क्वेश्चन बना दिए, अब हमने नए क्वेश्चन बना दिए जिसमें हमने टैक्स भी जोड़ दिया। उनको कैसे छोड़ देंगे, हम साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो हमने बेटा नए क्वेश्चन बना दिए जिसमें टैक्स आएगा। सर तो फिर ये assumption मैंने कहा है तो है, मैं क्या करूं भाई, बेसिक तो यही था, बट आज के जमाने में बेटा हमने क्या कर दिया, मॉडिफिकेशंस कर दिए। आई होप बेटा पहले बात समझ में आ गई, पहले बेटा बात समझ में आ गई। अब आपको पहले तो ये समझ में आ जाएगा दीज 6 ये हमारी जनरल assumptions बेटा क्या क्या है। क्या पहले दोस्तों यहां तक का मैटर पुराना सारा नया सब कुछ क्लियर है, बोलो जी। तो चलो अगर आपको ये वाला मैटर क्लियर है तो अब मैं आता हूं बेटा मेन पार्ट पर। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा मेन पार्ट क्या है, अब जरा ध्यान से सुनना बेटा मेन पार्ट क्या है। तो बेटा मेन पार्ट इस तरीके से है, अब ध्यान से सुनना बेटा, हमारे पास हमें पढ़ना है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हमें पढ़ना क्या है। अभी तो पहले मैंने कुछ बेसिक बातें बताई, अब हमें इस पार्ट ऑफ द चैप्टर में ये क्या पढ़ना है। तो बेटा देखो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में हमें एक ही बात को समझना है, हमारे पास कैपिटल के दो ही सोर्स है, या तो इक्विटी या डेट, बेटा प्रेफरेंस तो है, हमारे पास या तो इक्विटी है या डेट, ये दो ही पार्ट बेटा प्रेफरेंस तो है। तो बेसिकली बिजनेस करना है तो इक्विटी तो चाहिए चाहिए। सबसे पहले जरा सोच के बताओ, अगर आपको बिजनेस करना है तो इक्विटी तो चाहिए चाहिए, यानी कि बेटा लड़ाई किस बात की आ गई, अब लड़ाई किस बात की आ गई, क्या हमें डेट को इस्तेमाल करना चाहिए, क्या हमें डेट को इस्तेमाल करना चाहिए, दैट इज द ओनली राइट, प्रेफरेंस की तो बात ही है, वही हमारी दुनिया में। तो यानी कि इन सारी थ्योरीज में हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वेदर डेट शुड बी टेकन, क्या हमें डेट को लेना चाहिए इन कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या दोस्तों पहले बात समझ में आई। तो हमारे सामने जो प्रश्न होगा वो ये होगा सबके पहले स्टेप नंबर 1 क्लियर है। अब सर ये कैसे पता चलेगा कि डेट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैंने कहा सवाल तो बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा आइए इसका आंसर देखो, अपना तो एक ही ऑब्जेक्टिव है। हमने पहले जब इस चैप्टर पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, कैपिटल एप्रिसिएशन। भाई अगर कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है, हमारा तो ऑब्जेक्टिव कैपिटल एप्रिसिएशन है, अगर कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है तो भैया जल्दी से ले लो, जल्दी से ले लो। और अगर कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं हो रहा तो सलाम नमस्ते बेटा, बैठे रहो आराम से, यस और नो। तो मतलब इन्होंने सिंपल सा आंसर दिया, विल यूज ऑफ डेट। अब हम यहां पर अपने आप से एक सवाल करेंगे, क्या डेट का इस्तेमाल करने से यूज ऑफ डेट रिड्यूस केओ ऑफ द फर्म। भाई या तो ये मेरी कॉस्ट को कम कर दे, और ये भी आपको समझ नहीं आया तो थोड़ी देर छोड़ दो, और जो दूसरा हमारे पास है ये भी आपको समझ आएगा, मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म। भाई या तो वो मेरे केओ को कम कर दे, वैल्यू ऑफ द फर्म, या मेरी फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर दे। तो अभी केओ वाली कहानी बेटा थोड़ी देर छोड़ दो, अभी वो वाली कहानी को छोड़ दो, वो भी 10-15 मिनट बाद समझ में आएगी। आप सिंपल सा देखो, बोल रही है डेट इस्तेमाल करने से क्या मेरी फर्म की वैल्यू बढ़ेगी, डेट इस्तेमाल करने से क्या फर्म की वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी तो कर लो, नहीं बढ़ेगी तो मत करो, सिंपल आंसर। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 अप्रोच है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 अप्रोच है। वो 4 अप्रोच दो अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड है। कुछ लोगों ने कहा यस यूज ऑफ डेट विल चेंज केओ और वैल्यू ऑफ फर्म। भाई आप डेट का इस्तेमाल करोगे तो आपका जो टोटल कॉस्ट है या वैल्यू ऑफ फर्म है उसमें बदलाव आएगा। तो जबकि कुछ लोग कहते हैं चल पगले सब मोह माया है, कुछ लोगों ने क्या बोला, चल रे पगले सब मोह माया है। इसका मतलब कुछ भी करते रहो आप दुनिया में, हम नालायक हैं, हम ढीठ हैं, हम नहीं बदलने वाले। तो नो, यूज ऑफ डेट विल नॉट चेंज केओ और वैल्यू ऑफ फर्म। क्या बेटा बात समझ में आ रही, ये वही लोग हैं, हम ना सुधरेंगे जो मर्जी कर लो। क्या पहले बच्चा बात अब आपको समझ में आ गई। अंडर दिस कैटेगरी बेटा यहां पर दो अप्रोच है। तो यहां पर दो अप्रोच कौन सी है, एक यहां पर आएगी हमारी नेट इनकम अप्रोच जो हमें हमारे कोर्स में पढ़नी है, और दूसरी है हमारे पास हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरी है बच्चा ट्रेडिशनल अप्रोच जो हमें यहां पर नहीं है। फिर अगर मैं यहां पर बात करूं तो सही आएगी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। तो यहां पर एक हमारे पास आता है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, और दूसरा हमारे पास आता है मोदी जी आ गए यहां पर, मोदी गिलियानी एंड मिलर अप्रोच। तो बेटा ये हमारे पास दो अलग अलग अप्रोच है जो हमें आपके साथ पढ़नी है। तो इस पूरे टॉपिक में 4 अप्रोच है। अब आप में से कई बच्चे पूछ रहे हैं ये assumption है, बेटा ये assumption नहीं है, ये रिजल्ट है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये अप्रोच का रिजल्ट है, इन दोनों अप्रोचेस का फाइनल रिजल्ट ये है, इन दोनों अप्रोचेस का फाइनल रिजल्ट ये है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया ताकि जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आना चाहिए कि हम पढ़ क्या है, क्या हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। पहले दोस्तों यहां तक की बात आपको समझ में आई, अभी तक जो पढ़ाई है बोलो, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताइए मैंने आपको, अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये क्या सब बकवास थ्योरी चल रही है, बट मैं आपको बता दूं बेटा इस टॉपिक के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, प्रैक्टिकल भी आते हैं, थ्योरेटिकली कम आते हैं, प्रैक्टिकल ज्यादा आते हैं, थ्योरेटिकली कम आते हैं बेटा, प्रैक्टिकल ज्यादा आते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान से पढ़ना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पढ़ोगे नहीं समझोगे नहीं तो गड़बड़ रहेगा। तो इसीलिए इस टॉपिक को ना मैं आपको बल्कि थोड़ा इंटरेस्टिंग और मजे फन वे में बता रहा हूं, सो दैट अपने को एक एक चीज बेटा क्लियर हो, अपने को एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं इसीलिए आपको इंटरेस्टिंग तरीके से करवा रहा हूं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि आपको बेटा इंटरेस्टिंग बताया जाए। चलो बेटा शिवानी, अभी तो बेटा मैंने कुछ पढ़ाया ही बेटा, अभी तक बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूं, कैसे बढ़ेगा क्या होगा, अभी धीरे धीरे करेंगे ना मैडम, अभी धीरे धीरे बढ़ेंगे बेटा। अभी मैं एक एक करके पहले ये पढ़ाऊंगा, फिर ये पढ़ाऊंगा, फिर ये पढ़ाऊंगा, फिर ये पढ़ाऊंगा, तब क्लियर होगा ये लोग क्या कहते हैं, ये कैसे होगा, ये लोगों ने ये कैसे बोल दिया, इन लोगों ने ये कैसे बोला, इन लोगों ने कैसे बोला। तो ये सब बातें धीरे धीरे अनफोल्ड होगी। चलो पहले बेटा यहां तक की बात समझ में आ गई, यहां तक पहले क्लियर। चल अब मैं चलता हूं एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। अब चलते हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। अब मैं आपको ना पहले प्रॉब्लम समझो, ठीक है, पहले सब बच्चे एक प्रॉब्लम सुन लो बेटा इस टॉपिक की। प्रॉब्लम ये है कि 1 लाख 60,000 रुपए की 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 1 लाख 60
कि
ये चारों अप्रोचेस में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हुए सारे फॉर्मूले सेम है। प्रॉब्लम ये है चारों अप्रोच में प्रैक्टिकल क्वेश्चन फॉर्मूले सेम है। अब बच्चा ये परेशान हो जाता है कि मैं करूंगा कैसे, पहली बात। दूसरी बात, कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कहीं पे कुछ, तो बच्चा इसमें इंटरप्रिटेशन से परेशान होता है। तो बेटा सबसे पहले अब आपको तो जो बच्चे सारे बच्चे का क्या बोलते हैं फॉर्मूला, तो पहले मैं उन फॉर्मूला को हटाकर पहले मैं उसके ऊपर क्या डिस्कस करूंगा, पहले तो उन फॉर्मूलाज के लॉजिक की बात करेंगे हम। पहले तो वो फॉर्मूला वाली डिलीट कर देंगे, पहले तो लॉजिक की, फिर वो लॉजिक कौन सी अप्रोच में कैसे लगानी है वो एक एक करके अपन चालू करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैं सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स के ऊपर आपके साथ डिस्कशन करूंगा, तो प्लीज बियर विद मी नाउ फॉर अनदर 5-10 मिनट्स, प्लीज बियर विद मी फॉर 5-10 मिनट्स टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन डेप्थ, ठीक है। अब देखो बेटा, मैंने आपके साथ जब लास्ट चैप्टर आपको पढ़ाया था तो वहां पर हमने 3 कॉन्सेप्ट आपके साथ पढ़े थे, अगर आपको याद हो। मैंने सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था आरओआई का, याद है। हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था आरओआई कैसे निकलता है, दूसरा कॉन्सेप्ट सीखा था बेटा आरओई कैसे निकलता है। तो आरओआई हमने सीखा था, पहले देख लो भाई डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर मतलब इक्विटी प्लस डेट प्लस प्रेफरेंस, ठीक है बेटा। ये हमारे पास तीनों पैसा हो गए, ये तीनों पैसा के लिए मिलकर क्या कमाया, ईबीआईटी कमाया, बहुत बढ़िया। फिर आरओई की बात करते हैं, आरओई में डिनोमिनेटर में इक्विटी और इसके लिए ये शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये आपको क्लियर है, एकदम परफेक्ट, अच्छा बढ़िया। फिर तीसरा, अब ये एक जनरल सा पॉइंट है, मतलब ये कोई वैसे जनरल, अगर मुझे बताना है कि मेरे लोन का कितना इंटरेस्ट है तो बेटा मैं क्या करता हूं, जो भी मेरा अमाउंट ऑफ डेट है मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा अपने इंटरेस्ट रेट से, सिंपल। ये 3 अगर बातें समझ में आती है, हाँ चलिए। तो अब हम इनका कैलकुलेट करते हैं। तो देखो जो बच्चे फॉर्मूला तो चिल्लाते मार्केट में, अरे कैपिटल सेक्टर थ्योरी के फॉर्मूले कर लिया, अरे मैंने कर दिया ए टू जेड, पहले बेटा की बात है मैंने कर दिया ए टू जेड। तो बेटा वो जो ए टू जेड वाले बच्चे वो इन 3 फॉर्मूलाज का, इन 3 लॉजिक्स को गोल गोल करके फॉर्मूला बना के पढ़ लेते हैं, ठीक है, गोल गोल करके फॉर्मूला बना के पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो बेटा पहले ना मैं आपके कोई डाउट्स नहीं ले रहा, मैं अभी किसी के कोई डाउट्स नहीं ले रहा, थोड़ा सा वेट करो, पेशेंस रखो, लेट मी कंप्लीट दिस, फिर उसके बाद आपके जो डाउट्स हो पूछ लेना, ठीक है। चलो इधर देखो बेटा, पहले तो मुझे एक बात बताओ, मैं ना कुछ सोच नहीं पा रहा यार, मेरा थोड़ी बुद्धि थोड़ी खराब चल रही है आजकल। एक बात बताना, अगर मैं बात करता हूं एक लोन की, एक की मैं बात करता हूं बेटा लोन की, आप जरा मुझे बताओ लोन में यार मैं भूल गया, लोन अगर है तो अगर मुझे इसका केडी निकालना है तो बेटा कैसे निकालते हैं, लोन का केडी निकालना है तो सर पे करेंगे इंटरेस्ट टैक्स का फायदा बदले में फीस, यही होता ना, या मैं इसको सिंपल बोलूं आई 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय लोन अमाउंट, अगर आपको याद हो तो यही होता ना बेटा, बोलो 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 जरा, राइट। अब जरा सोच के बताओ, अब हमारे इस टॉपिक में नो टैक्स, क्या हमारे पास कोई टैक्स है, नहीं, तो इसका मतलब केडी क्या हो जाएगा, आई 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय लोन अमाउंट, इसका मतलब आई डिवाइडेड बाय लोन, इसका मतलब ओ तेरी ओ क्या पहले बात समझ आई। तो यानी कि यहां पर टैक्स ना होने की वजह से मेरा केडी और इंटरेस्ट रेट बराबर होंगे, भाई टैक्स है नहीं तो मेरा केडी और इंटरेस्ट रेट बराबर होंगे, तो बेटा यही हमारा सबसे पहला। अब जरा देखना, अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके लिखूं तो मैं लिख सकता हूं बेटा इंटरेस्ट का अमाउंट इज इक्वल टू डेट का अमाउंट इनटू केडी कर दूं बेटा, इसको इंटरेस्ट रेट की जगह केडी लिख देता हूं, बिकॉज़ टैक्स नहीं है तो जितना इंटरेस्ट दिया वो हमारे पास आ गया। तो अगर कभी गलती से, वैसे तो ये कभी पेपर में आपके यूज ही नहीं होगा, मतलब ये जो थर्ड कॉलम है ना ये कभी इस्तेमाल ही नहीं होगा, ये बस मैं वैसे सिर्फ बाई चांस कभी आ जाए तो पता होना चाहिए। तो बेटा डेट का अमाउंट विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट का अमाउंट डिवाइडेड बाय बेटा केडी, यानी कि आई कैन से वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल टू जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट है आप उसे केडी से डिवाइड कर दो। दोस्तों ओ मेरे दोस्तों ये बात क्लियर हो गई बेटा। सबसे पहले आप याद करो कल जो हमने डेट इक्विटी वाला क्वेश्चन करा था उसमें हमने डेट का अमाउंट ऐसे ही तो निकाला था, हमें 12 कुछ 1,20,000 12 लाख का इंटरेस्ट था, हमने 12% से डिवाइड करा था और डेट की वैल्यू आ गई थी, यही तो करा था हमने। तो बस मैंने थोड़ी इंग्लिश बना के लिख दिया, बच्चे को ओए फार्मूला बन गया, ओए बन गया समझ लो। तो बच्चे को जो फार्मूला बन गया तो बेटा बीडी मतलब वैल्यू ऑफ डेट, अमाउंट ऑफ डेट, तो बस बच्चों के लिए ये क्या बन जाता है फार्मूला। हमने कहा है पागल, चल पहले दोस्तों यहां तक की बात समझ आ गई। चलो अब स्टेप पर चलते हैं, अब आ जाओ इधर बेटा सेकंड वाले पर। अब मैं पहले आरओईए की बात करता हूं, तो तैयार बेटा ईए निकालने के लिए, चलो ईए की बात करते हैं। तो हम तो अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं जैसे यूजुअल बनाते हैं, तो बताइए सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में क्या आता है सर, सबसे पहले ईबीआईटी, ईबीआईटी में से दोस्तों क्या माइनस होता है, ईबीआईटी में से माइनस होगा इंटरेस्ट, वेरी गुड। इंटरेस्ट के बाद क्या आता है बेटा, टैक्स आता है, सर है ही नहीं हमारे पास, ओह माय गॉड टैक्स तो है नहीं हमारी दुनिया में, चलो छोड़ दो कोई बात नहीं। तो बेटा ये ईएटी बन गया, इसके बाद माइनस होता है पीडी, लो सर पीडी भी हमारी दुनिया में नहीं है, तो बेटा जब पीडी भी हमारी दुनिया में नहीं है तो यही क्या बन गया, अच्छा ओ, तो इस टॉपिक के अंदर ड्यू टू आवर एजम्पशंस यही मेरा यही है बेटा। बच्चों को नहीं समझ आता, वो रट रहे होते हैं फॉर्मूले, वो भाई रट रहे होते हैं फॉर्मूले, भाई यही मेरा यही है, क्योंकि यहां टैक्स और प्रेफरेंस डिग्री नहीं है, सो दिस बिकम्स अल्टीमेटली यही। अब डिनोमिनेटर में इक्विटी है तो इसका मतलब मैं यहां पर लिख दूं जो भी अमाउंट ऑफ इक्विटी है उससे डिवाइड कर दो, तो अब बेटा ये क्या बन जाएगा, ये मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी बन गया। सोचो मैंने इक्विटी का पैसा लगाया उसके बदले इतना कमाया, सिंपल, मैंने इक्विटी का पैसा लगाया उसके बदले इतना कमाया। अब यहां पर देयर आर नो रिटेन्ड अर्निंग्स, तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ इक्विटी और ये सारा का सारा कॉस्ट है, मैंने कुछ बचाना नहीं है, तो जो कमाया वही सारी की सारी कॉस्ट है, 100% डिविडेंड पे आउट है। तो बेटा ये पैसा लगाया ये कमाया ये मेरी कॉस्ट है, कैसा लग रहा है आपको। अब कोई बोले मेरे को ये फॉर्मूला है तो बेटा मैं उसके आगे उसके आगे बेटा फॉर्मूला है, तू सही कर बेटा, तू सही कर, हमें नहीं आता तू सही कर बेटा। अब समझ गए मेरी बात, अब आपको लॉजिकली समझ में आ गया आपको। अब मैं इसी को थोड़ा बस स्टाइल मार के लिख दूंगा, अब मैं बेटा इसी चीज को स्टाइल मार के लिख दूंगा, तो मैं लिखूंगा के इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय, बेटा इसको हम वीई लिख देते हैं, वीई बोले तो वैल्यू ऑफ इक्विटी बन जाएगी। अब कभी कभी बेटा मुझे इससे क्या निकालना पड़ सकता है, अब मुझे अगर वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है, अगर मुझे वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है तो मैं कहूंगा देखो भाई अब लॉजिकली सोचना, मैंने ये कमाया
और ये इतने परसेंट के बराबर है, तो भी बेटा मेरे पास क्या निकल आएगा, अमाउंट ऑफ निकल आएगा। तो लीजिए, अब आप इन दोनों में से किसी भी तरीके से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। कैसा लग रहा है आपको? यहां तक की बात पहले बेटा सबको क्लियर हो गई। मैं आपको देखो कोई कॉन्सेप्ट, मैंने कोई थ्योरी नहीं शुरू करी, मैंने सिर्फ आपको बेस क्लियर कर रहा हूं पहले कि भाई ये जो आगे हमारे थ्योरीज हैं उनके अंदर यही सब चीजें यूज होनी है, यही वाली वैल्यूज, यही वर्ड यूज करेंगे हम। तो इसीलिए हम पहले आपके साथ बेटा यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं। ओ मेरे परम, ओ मेरे परम, बेटा ये परसेंटेज में होता है, ये अमाउंट होगा, ये अमाउंट होगा, तभी तो बेटा परसेंटेज आएगा भाई। अगर ये अमाउंट हो गया, ये नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, तो तेरा ईपीएस आ जाता है ना मेरे दोस्त। गुड बच्चे, चल कोई बात नहीं, हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। अब ये फिनाले स्टेप पर चलते हैं। पहला वाला बेटा देखो, हमारे पास ईपीआईटी है, हमें ये पता है, डिवाइडेड बाय हमारे पास इक्विटी है, हमें पता है। अब हमारे पास डेट है, हमें पता है। बेटा प्रेफरेंस तो होता ही नहीं, तो उसको हटा देते हैं। प्रेफरेंस तो होता ही नहीं, उसको हटा देते हैं। अब आप मुझे बताओ, इन सबको जोड़कर क्या मैं बोल दूं मेरा बेटा के ओ आ जाएगा? सोच के देखो बेटा, क्या मैं बोल दूं ये बेटा मेरा के ओ बन जाएगा? ये मेरी टोटल कॉस्ट हो गई भाई, जो भी है वो सब बांट देना, अपने पास तो कुछ रखना नहीं, इसमें इक्विटी डेट दोनों मिला दिए, तो बस बन गया बेटा, ये बन गया मेरा कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं इसको थोड़ा स्टाइल मार के लिखूं तो आई वुड से के ओ इज इक्वल टू ईबीआईटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी को हम लिख देते हैं वीई, और ये बन जाएगा बेटा वीडी। तो यानी कि ये हो जाएगा ईबीआईटी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म, इसको बोल देते हैं बेटा वीएफ। वीएफ मतलब पूरी फर्म की वैल्यू, और फर्म में दो एलिमेंट है, इक्विटी और डेट, तो दोनों का टोटल हो गया। या अगर मैं एक और तरीके से देखूं, तो अगर मुझे वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है तो कमाया इतना जो कि इतने परसेंटेज के बराबर है। सो अगर मैं इन दोनों को इंटरप्रेट करूंगा तो मेरे पास मेरे दो कॉन्सेप्ट या अब फॉर्मूला जो अच्छा लगे वो बोल दो। क्या बच्चा पहले बात समझ में आ गई? क्योंकि बेटा तनु आगे जाकर हमें इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना है। अब जो आगे जाकर ये जो चारों अप्रोचेस है ना बेटा, इन चारों में बेटा यही वर्ड यूज होंगे। तो हमारे पास यूज होंगे वैल्यू ऑफ फर्म। अब वैल्यू ऑफ फर्म मतलब वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस डेट, क्योंकि प्रेफरेंस नहीं है। अब कई बच्चे परेशान है, सर आपने यहां पे लिखा, अबे ये तो मैंने जनरल कांसेप्ट लिखे ना लल्लू, अबे इनसे डिराइव करा है, तो पहले ये बताऊंगा, नहीं तो डिराइव कैसे करूंगा? ये भी इंटेलिजेंट वाले सुपर लेवल पे खेल रहे हैं। अबे ये हमारा एजम्पशन बेस्ड पार्ट है, ये तो जनरल कांसेप्ट मैंने लिख दिया, ठीक है। ऊपर बेटा जनरल आपको समझ में आई ये वैल्यू बनी कैसे है, तो हमने ये पढ़े थे, बट अब हमें ये पढ़ना है। अब ये मैंने क्यों पढ़ाया कि अगली जितनी अप्रोचेस हैं बेटा उन सब में यही वाले शब्दों का इस्तेमाल होगा। पहले दोस्तों यहां तक की बात समझ में आई? अभी बेटा और कॉन्सेप्ट बतानी है, अभी और कॉन्सेप्ट बतानी है। अरे कॉपी भी करेंगे, रुक जा, कॉपी भी करेंगे बेटा, रुक जा, पहले समझ लेते हैं ना पूरा। देखो समझने में टाइम लगाओ ना, कॉपी का भी टाइम देता हूं आपको। भाई देखो वीएफ जो होता है वैल्यू ऑफ फर्म हो गया, तो फर्म में इक्विटी और डेट बेटा दोनों आ गए बेटा। अरे मैडम सुन तो लो मंच में, चलो बेटा पहले वाले में ईबीआईटी सेम है, इक्विटी आ गया, डेट आ गया, प्रेफरेंस है नहीं, ये टोटल कॉस्ट हो गया, तो ये बन गया बेटा वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये बन गया बेटा वैल्यू ऑफ डेट। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस डेट इज वैल्यू ऑफ फर्म, तो ईबीआईटी बाय वीएफ और यहां से ये निकाल लिया, सिंपल। चलो अब जरा एक और ध्यान से सुनते हैं, लास्ट बात, बस लास्ट बात, बस ठीक है, लास्ट बात, फिर अपन सारा कॉपी करेंगे, है ना। चलो बेटा ये सारी बातें क्यों आई? क्योंकि हमारे पास assumptions है, assumptions है कि पास नहीं है, प्रेफरेंस नहीं है, इसलिए सारी बातें। अब ये लास्ट बात नहीं थी, लास्ट बात बता दूं, ये तो बच्चे कराऊं तो बता दियो, सुनो लास्ट बात बेटा ये। अब आप जरा सोच के बताओ व्हाट इज केओ बेटा, व्हाट इज केओ? केओ का मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेटा, टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और वैल्यू ऑफ फर्म ये। अब बेटा देखो ये दोनों ऊपर और नीचे चल रहे हैं, ध्यान से देखो बेटा, देखो एक आसमान में एक धरती पर, तो मतलब इन दोनों में रिश्ता कैसा? इन दोनों में इनवर्स रिश्ता। अगर इन दोनों में इनवर्स रिश्ता है तो बेटा बताइए, अगर केओ गिरेगा तो वैल्यू बढ़ेगी, और वैल्यू बढ़ेगी तो केओ गिरेगा। अब जरा ये वाली लाइन आप खुद पढ़ो, अब ये वाली लाइन पढ़ो, देखो समझ में आ जाएगी। अब आप पढ़ के देखो बेटा, अब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा ये क्या लिखा हुआ है। भाई हम भी यही लिख रहे हैं कि हम डेट का इस्तेमाल तभी करेंगे जब या तो मेरा केओ गिर जाए, अगर केओ गिरेगा तो वैल्यू बढ़ेगी, या दूसरे शब्दों में वैल्यू बढ़ जाए, जैसे मर्जी कर लो, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिश्ता कैसा है? इनवर्स, खट्टा वाला। क्या बेटा पहले बात समझ में आई है? अब आपको मैंने जितने वर्ड्स लिखे हैं अभी तक बेटा वो सारी बातें समझा दी है। अब हम पहले बेटा यहां तक का कॉपी वाला पेस्ट वाला काम खत्म करते हैं, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट लेवल पे बढ़ूंगा, ठीक है। पहले यहां तक का कॉपी करते हैं, क्योंकि यहां पर आकर अब हमारा बेसिक्स का काम खत्म हो गया। वी आर डन विद ऑल द बेसिक्स व्हाटएवर वी हैव टू डू, नाउ इट इज टाइम फॉर अगला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब आप इसको पहले कॉपी कर लीजिए तसल्ली से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब आप पहले बेटा यहां से कॉपी करेंगे, कहां से? यहां से। तो यहां से आप कॉपी करना बेटा स्टार्ट कर दीजिए, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा ईबीआईटी कांस्टेंट होगा याशी, क्योंकि बच्चा आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, हमारे टोटल एसेट्स गिवन है, टोटल एसेट्स गिवन है, तो लायबिलिटीज भी गिवन है। लायबिलिटीज में कैपिटल होती है, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कांस्टेंट है, और हमारी अगर कैपिटल एम्प्लॉयड कांस्टेंट है तो लास्ट चैप्टर अभी पिछले वाले पार्ट में पढ़ा था, ईबीआईटी इज डिपेंडेंट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कैपिटल कांस्टेंट है तो बेटा ईबीआईटी भी कांस्टेंट होगा, बच्चा। बेटा assumption है शिवानी, उस जब बेटा प्रेफरेंस नहीं होते थे तो नहीं है बेटा, ठीक है ना। उस टाइम पर मैं जो सबसे लास्ट अप्रोच है वो 1963 की है, जो हमें पढ़नी है, हमें जो पढ़नी है 1961 की लास्ट। तो उस टाइम पर प्रेफरेंस नहीं थे तो हमें नहीं लेने, ठीक है ना। बेटा प्रियंका मैंने बोला था जो चार अप्रोच है, जो चार अप्रोच मैंने लिखी उन सब में यही तीन फॉर्मूले यूज होंगे जो भी आपके सामने लिखे, समझ गए? जो वो कांसेप्ट बनाया ना डायग्राम वाला, वही सब में यूज होंगे, मतलब वो तो ऑब्वियसली उन तीनों के तो लॉजिक अलग अलग होंगे बेटा, अभी करवाएंगे करवाएंगे। अब तार बेटा मुझे खुद ही बता बेटा, मैं कैसे बता दूं तेरे को?
हाँ जी बेटा। ओके बेटा, यहाँ तक सबका। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जल्दी करिए प्लीज। हाँ जी बेटा, चलो नेक्स्ट करिए बेटा, आप लीजिए। चलो नेक्स्ट करिए बेटा, आप लीजिए। हाँ जी बेटा, चलो नेक्स्ट करिए बेटा, आप लीजिए। बेटा रजत, अभी मैं नहीं कर रहा बेटा, अभी मैंने कोई थ्योरी नहीं समझाई, कुछ नहीं बताया बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखना बच्चा, थोड़ा सा वेट कर बेटा। वही टोटल तो सबके बराबर ही हो गया ना मेरे दोस्त। आरओआई आपका टोटल रेट ऑफ रिटर्न है, जिसमें बेटा सारी की सारी चीजें आ गई, तो उसमें सारी चीजें आ गई तो बेटा सभी इंक्लूड हो जाएगा। तो इसीलिए उसमें दो ही सोर्स है, डेट और इक्विटी, बेटा दोनों एडजस्ट हो जाएंगे। वैल्यू ऑफ फॉर्म है बेटा टीओ का नाम। इक्विटी और डेट दोनों आते हैं ना। हाँ जी बच्चों, हो गया कॉपी सबका। अच्छा क्वेश्चन ला रहे हो, अरे बाप रे। चलो अब हम बेटा पढ़ाई करें, आगे की पढ़ाई कर लें। चल लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। आओ बच्चों फटाफट से। लो दोस्तों, यो आर यू रेडी गाइस? चल अभिनव पूछ रहा है डेट लेने से फर्म की वैल्यू कैसे मैक्सिमाइज होगी। अभिनव थोड़ा सा बेटा वेट करना, पहली अप्रोच पे आएंगे, समझाएंगे, थोड़ा सा टेस्ट करवाएंगे, फ्लेवर देंगे, तभी तो बेटा समझ में आएगा ना, है ना। चल जयश्री को सब पता है, शिमला जा रहे हैं सब, शिमला जा रहे हैं, आसपास ही टाइम पास करने हैं, इनके बस किए जाना है, निकल लो। चलो हमें गोया नहीं जाते बेटा, गोया को हम ऐसे जाते हैं नींदों में, गोया का प्लान बनाते हैं, बस गोया जाते नहीं है, गोया का प्लान बनाते हैं सिर्फ, गोया का प्लान बनाते हैं, गोया चलेंगे, गोया है ना, चले, अरे नहीं यार गोया गोया है ना। चलो चलो अब बेटा प्लीज 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 लेट्स कंसंट्रेट बैक, लेट अस कंसंट्रेट बैक। बेटा मैंने आपको टाइम दे दिया, अब हम बेटा कंसंट्रेट बैक करते हैं, ठीक है। लेट्स कंसंट्रेट बैक, लेट अस कंसंट्रेट अगेन ऑन द फोकस पार्ट। चलो अब आगे बेटा, अब हम आपके साथ क्या करेंगे, अब मैं आपके साथ एक एक करके चारों अप्रोच पे डिस्कशन करूंगा, ठीक है। एक एक करके चारों अप्रोच जो हैं उन पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। उनको डिस्कस करने से पहले मैं आपकी बार एक पहले पीटीआर और लिखवाता हूं, ठीक है। एक छोटा सा पीटीआर। बच्चे मुझे बताइए बेटा, एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलूं हमने सारा का सारा पैसा कहां से लिया, इक्विटी से लिया, मतलब हम ये बोलते हैं ऑल मनी रेज्ड फ्रॉम इक्विटी, हमने सारा पैसा इक्विटी से लिया, और दूसरे शब्दों में बोले देयर इज नो डेट, देयर इज नो डेट। तो क्या मैं पॉइंट का इंटरप्रिटेशन ये कर सकता हूं कि मेरा जो टोटल कॉस्ट होगा
बेटा वो मेरे इक्विटी के बराबर होगा। सोच के देखो, क्या मैं ये इंटरप्रेट कर सकता हूं कि मेरा जो टोटल कॉस्ट होगा बेटा वो इक्विटी के बराबर, क्योंकि डेट तो ही नहीं, तो भाई मैंने एक ही जगह से सारा सामान खरीदा, तो जो उसकी कॉस्ट वही मेरी टोटल कॉस्ट। पहले बेटा ये बात समझ में आ रही है सबको? एवरीवन क्लियर विद दिस पीटीआर? अभी जरा सोचो बेटा, अभी तो कॉमन सेंस लग रहा है, क्योंकि जब मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा ना तो आप आगे आगे जाके बोलो अब सबसे पहले डाउट, चलो ऐसा क्यों क्यों कर दिया, तो इसलिए अभी तो कॉमन सेंस लग रहा है, क्यों पॉइंट नहीं है, वरना बाद में इसी के ऊपर ये बदनामी लगा दोगे। ऐसे कैसे कर दिया आपने, मतलब कर कैसे दिया आपने, ऐसे थोड़ी होता है, आपकी मर्जी निकल लो। तो इसलिए मैं पहले तसल्ली से प्यार मोहब्बत से बात कर रहा हूं, है ना, पहले प्यार मोहब्बत से बात करो। देखो प्यार मोहब्बत सबने मान लिया, ये वाली बात दिख रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, है ना। अब चलते हैं बेटा सबसे पहली अप्रोच पर। सबसे पहली अप्रोच क्या है? सबसे पहली अप्रोच हमारे पास है, सबसे पहली अप्रोच है हमारे पास नेट इनकम अप्रोच। सबसे पहली अप्रोच है नेट इनकम अप्रोच, है ना। आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं। बेटा आपने बचपन में बड़ों से कहानी सुनी होगी, बचपन में बड़ों से कहानी सुनी होगी। कौन सी कहानी मैं बताता हूं, कौन सी, मतलब वो कहानी सुनी होगी, सब लोग बहुत अच्छे हैं, सतयुग चल रहा है, सतयुग, अब तो घोर कलयुग है, पहले सतयुग होता था, सतयुग पहले आपने सुना है बेटा ये वाली कहानियां? तो जब आप ये वाली बातें सुनते थे ना, सतयुग की कहानियां, तो बेटा बस ये अप्रोच सतयुग की अप्रोच है, ये अप्रोच बेटा सतयुग की अप्रोच है। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा सुनो, इस अप्रोच ने कुछ एक्स्ट्रा एजम्पशन मानी। अब इस अप्रोच ने एक्स्ट्रा एजम्पशन क्यों मानी बेटा? एक्स्ट्रा एजम्पशन मानी क्योंकि इनके इनके जमाने में वही वाली बातें चलती थी। जैसे कि सबसे पहला इन्होंने क्या माना, कहते देखो भाई, जो डेट है ना, डेट 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 आपका कॉस्ट ऑफ डेट वो बहुत ही सस्ता है, वो बहुत ही सस्ता है, इक्विटी महंगा है। हम पहले बता देता हूं, डेट इज सस्ता, इक्विटी महंगा है। तो मैंने कहा अच्छा, तो इन्होंने बोला डेट कैपिटलाइजेशन रेट, बेटा डेट कैपिटलाइजेशन रेट दैट इज केडी इज चीपर देन इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। बेटा देखो, मैं आपको बार बार ना एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको ये लग रहा होगा कि सर तो अपनी assumptions लिखे जा रहे हैं। बेटा ये assumptions आज के हिसाब से आपको assumption लग रही है, आज से 50 साल पहले यही सच्चाई थी, आज से 50 साल पहले बेटा यही सच्चाई थी। तो इसलिए हमें क्या होता है, आज पागलों वाली बातें कर रहे हैं, इलॉजिकल सी बातें, है ना। अब एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आज से 15 साल पहले क्या किसी को पता था कि मोबाइल से हम ऐसे बात करेंगे? उस टाइम पर सब लोग बोलते थे पागल है क्या, ऐसे बातें करते, छोटी बच्ची है क्या, समझ नहीं आता क्या? तो उस टाइम पर लोग बेटा ये बातें करते थे। बट जैसे जैसे इन्वेंशन हुए, जैसे जैसे इन्वेंशन हुए, अब आपको समझ में आ रहा है अब हमारे लिए क्या हो रहा है, वो बातें हैं वो, जैसे हमारे टाइम पर कोई बोले, हमारे टाइम पर थोड़े टाइम पहले हम क्या करते थे, प्री जियो एरा, प्री जियो एरा हम क्या करते थे, मोबाइल में 2 जीबी हो गए, पागल है तू तो बहुत बड़ा अमीर आदमी है, तुमको 2 जीबी डेटा मिलता है, अरे तू तो बहुत अमीर है, और आज की डेट में 2 जीबी है कहां गया था, पागल है 2 जीबी में क्या है? तो बेटा पहले समझ में आ रहा है आपको, अब आपको समझ में आ रहा है। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, हर चीज अपने टाइम के हिसाब से वैल्यू होती है। आज उसके बारे में सोचेंगे ये क्या बात है, ये तो बेकार है, ये तो बेकार सी बात है। तो इसलिए आपको ये वाली बातें क्या लग रही है, हाइपोथेटिकल लग रही है, पागल वाली बातें, ये कोई बात है, थोड़ी थोड़ी। तो बेटा अब आपके मन के पहले डाउट और दिमाग की समस्या थोड़ी कम हुई, थोड़ा मन शांत स्वभाव में आया। अब आपको लग रहा होगा थोड़ा ठीक है, चल क्या तो होता होगा, है ना। तो ठीक है बेटा, चलो अब दूसरा आ जाओ। तो पहला assumption बेटा इन्होंने क्या बोला, सबसे पहला assumption बोला कि भाई डेट इज सस्ता। बेटा दूसरा assumption तो सबसे खतरनाक है, मतलब दूसरा assumption तो सबसे खतरनाक है। क्या खतरनाक है, चलो देखना। इन्होंने बोला भाई आपको लोन चाहिए, मैंने कहा क्या ले लो, मैंने कहा जितना मर्जी, कोई मना नहीं है भाई, तुम बोलो तो सही, यहाँ तो राम राज्य मतलब सतयुग चल रहा है, जितना चाहिए उतना ले लो, सेम रेट पर ले लो, हम रेट भी नहीं बदलेंगे भाई साहब, मतलब आप समझ लो। तो इन्होंने क्या बोला, यूज ऑफ डेट डज नॉट, बेटा सिक्योरिटी तो लेंगे ना, डज नॉट चेंज रिस्क परसेप्शन, डज नॉट चेंज रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर। मतलब सबको पता है सतयुग है, जो बंदा पैसा लेगा वो पैसा वापस जरूर करेगा, जो बंदा पैसा लेगा वो वापस जरूर करेगा। तो इसका मतलब केडी एंड केई विल रिमेन कांस्टेंट। बेटा ये दोनों क्या रहेंगे, बेटा कांस्टेंट रहेंगे। क्या पहले बेटा ये दो बातें समझ में आ रही है आपको जो मैंने लिखवाई? क्या पहले बेटा ये दो बातें समझ में आ रही है भाई, आपका डेट सस्ता है, देन इक्विटी, और डेट और इक्विटी बेटा कांस्टेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं हमारे इन्वेस्टर का रिस्क परसेप्शन बदलेगा नहीं, जितना लोन चाहिए उतने लोग धक्के से ले लो, हम कभी मना नहीं करने वाले। तो बेटा देखो इन लोगों ने क्या इंटरप्रिटेशन निकाला, तो देखो बेटा इन लोगों का गजब का इंटरप्रिटेशन, मतलब ऐसा इंटरप्रिटेशन जो आप कहोगे भाई साहब हम इस जमाने में होते, काश काश हम इसी जमाने में होते। तो बेटा यहाँ पर हम लिखते हैं कॉस्ट, यहाँ पर हम लिखते हैं डेट और इक्विटी का मिक्स, ठीक है, यानी कि ये हमारा बेसिकली आप लिवरेज बोल दो, डेट इक्विटी मिक्स बोल दो, जो मर्जी, और ये ओरिजिन। तो पहले तो बेटा डेट इक्विटी का मिक्स का क्या मतलब है, अगर मैं इस साइड जाऊंगा तो इसका मतलब मेरा डेट क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। पहले मेरी बात समझ गए, मैं जीरो से इस साइड जाऊंगा तो डेट का शेयर बढ़ता चला जाएगा। पहले बेटा ग्राफ समझ में आ गया, इस पर तो कॉस्ट बढ़ गई। अब जरा ध्यान से सुनो, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला डेट इज अ चीपर सोर्स, सॉरी इक्विटी इज अ चीपर सोर्स एंड डेट इज अ, उल्टा हो गया, सॉरी इक्विटी इज अ कॉस्टलियर सोर्स एंड डेट इज अ चीपर सोर्स। तो बेटा यानी कि एक हम यहाँ पर डंडी बना देते और एक डंडी में यहाँ बना देते, तो बेटा ये मेरे पास बन जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ डेट और ये बन जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। पहले ये बात समझ में आती है? पहली बात डेट सस्ता, इक्विटी से वो सस्ता कर दिया। दूसरी बात दोनों कांस्टेंट है, क्योंकि हम कह रहे हैं राम राज्य चल रहा है, क्योंकि हम कह रहे हैं राम राज्य चल रहा है। बेटा राम राज्य चल रहा है तो जो मर्जी करते रहो, जैसा मर्जी करो, किसी को कोई टेंशन नहीं है। राम राज्य चल रहा है, जितना लोन चाहिए उतना ले लो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले बेटा बात समझ में आ गई। अब हमने अभी अभी पढ़ा, अगर मेरा डेट जीरो होगा तो बेटा केओ किसके बराबर, अगर मेरा डेट जीरो तो केओ बेटा के ई के बराबर। तो देखो जरा, इस पूरी लाइन पर डेट जीरो है, इस पूरी लाइन पर बेटा डेट जीरो है, तो यानी कि अभी मेरा केओ यहां पर है, अभी मेरा केओ यहां पर है। अब बेटा लॉजिकल 2 मिनट के लिए सोच के आप बताओ, बेटा डेट सस्ता है, इक्विटी महंगा है, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? सर लॉजिकल है, हम सस्ता सोर्स लगाते जाएंगे, हम महंगा क्यों लगाएंगे दोस्त? तो यानी कि आप भर भर कर डेट लगाओगे, जितना ज्यादा लोन मिलेगा उतना लगाओगे, तो जितना ज्यादा लोन मिलेगा उतना लगाओगे, तो बेटा आपका जो टोटल कॉस्ट है वो गिरना शुरू हो जाएगा। बेटा वो टोटल कॉस्ट गिरना शुरू हो जाएगा। सोचो जरा, सोचो, टोटल कॉस्ट विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग बिकॉज़ यू आर यूजिंग अ चीपर सोर्स, यू आर यूजिंग अ सस्ता सोर्स दैट इज डेट, सो योर टोटल कॉस्ट विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग, विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। अब यहां पर एक पॉइंट आता है, कुछ बुक्स में एक गलती है जो मुझे लगता है गलती है, वो गलती ये है कि वो भावनाओं में बहकर बेटा इन दोनों को चिपका देती है, वो भावनाओं में बहकर इन दोनों का एक्सीडेंट करा देती है। तो बेटा एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी बिजनेस में 100% लोन नहीं होता,
किसी भी बिजनेस में 100% लोन नहीं होता, तो इसमें गैप तो जरूर होना चाहिए, वो गैप इज बेसिक और इक्विटी। क्या पहले बेटा बात समझ? तो मेरा ये मानना है, ये मेरा मानना है। तो बेटा मैं ये कहता हूं कि जितना ज्यादा लोन लेंगे उतना ज्यादा टोटल गिरना शुरू हो जाएगा। अभी हमारे पास लोन नहीं है तो के बराबर, जैसे जैसे सस्ता सोर्स लेते जाएंगे तो ये हमारा जो टोटल कॉस्ट है बेटा गिरता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं इस अप्रोच के हिसाब से चलूं तो शॉर्ट में बोल दूं, ये अप्रोच बोलती है कि आप क्या करो, मैक्सिमम डेट का इस्तेमाल करो। भाई इसके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, सबसे ज्यादा लोन लेना चाहिए, क्योंकि लोन ही सस्ता, तो जितना सस्ता उतना बढ़िया, तो जितना मैक्सिमम मिल सकता है भाई सारा लोन ले लो इसके हिसाब से। क्या पहले दोस्तों अब बात समझ में आई? तो इस अप्रोच ने ये माना भाई जितना सस्ता मिलता है उतना लोन ले लो, खत्म कहानी, ज्यादा दिमाग और अपना खराब करने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि अगर मैं इस अप्रोच के हिसाब से चलूं तो आई वुड से अकॉर्डिंग टू एनआई अप्रोच, बेटा हम तो पहले कह रहे हैं रिस्क नहीं है, अकॉर्डिंग टू एनआई अप्रोच हम ये कहते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डेट कंपोनेंट, with the introduction of debt component in capital, comma, the overall cost of capital starts declining। बेटा ये वाली जो हमारी कैपिटल है ये क्या हो जाएगी, गिरना शुरू हो जाएगी, as debt being the cheaper source of finance, as debt being the cheaper source of finance। बेटा जो मेरा डेट है वो मेरा सबसे सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस है, तो मेरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरना शुरू हो जाएगी। पहले बेटा बात समझ में आई? तो इस अप्रोच ने बोला दस द ऑप्टिमम कैपिटल, ऑप्टिमम या बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर will be at a point where KO is minimum। भाई जहां पर आपका एक बिजनेस का KO सबसे कम हो जाए वो ले लेना, दैट इज द बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या पहले दोस्तों बात समझ में आ गई? इन अदर अगर इसको दूसरे शब्दों में देखें, इन अदर वर्ड्स दिस अप्रोच रिकमेंडेड टू यूज मैक्सिमम डेट। क्या पहले बेटा बात समझ में आ गई आपको? क्योंकि डेट हमारा सस्ता है तो बेटा ये कहेगा भाई साहब मैक्सिमम डेट का इस्तेमाल करो, क्योंकि जितना ज्यादा डेट का इस्तेमाल करोगे बेटा उतना हमारी टोटल कॉस्ट कम से कम आएगी। अब पहले सबको सारी कथा कहानी बेटा यहां तक की समझ में आ गई? बोलो जी, अब आपको मेरे ख्याल से सबको मेरे ख्याल से बेटा क्लियर हो जाना चाहिए कि कह रही है सर डेट सस्ता कैसे हुआ। बेटा डेट सस्ता एजम्पशन है, ये तो हमने पहले बोल दिया था मैडम, ये तो एजम्पशन थी ना कि फर्स्ट पार्टी का डेट इज चीपर देन इक्विटी, ये तो हमने पहले बोल दिया। सत्युग चल रहा है बेटा यहां पर, पहले यहां तक की बात क्लियर हो गई दोस्तों? जल्दी से बता दो मुझे, एवरीवन क्लियर बेटा यहां तक? पहले बेटा तनु एक बात बता, तनु कह रही है सर ये तो चीटिंग है कि भाई आप सस्ता लगा रहे हो। बेटा तनु एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, चलो आप सब बच्चे मुझे एक बात बताओ, अब जरा मुझे एक बात बताओ बेटा, 2 मिनट के लिए सोच के एक बात बताना। आप खाने पीने का सामान खाते हो, यू ऑलवेज बाय दोज स्टफ, मोमोज जो भी होते हैं बर्गर। बेटा आप जब खाने पीने का सामान खाते हो ना, 2 मिनट के लिए सोच के देखना, आपके पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं। 2-3 ऑप्शंस क्या क्या होते हैं? एक होता है एक मोमोज वाले भैया है जो बिल्कुल एक स्टॉल लगा के बैठे हैं, ठीक है, एक बिल्कुल स्टॉल, एक छोटा सा बॉक्स है उसके ऊपर वो उन्होंने रखा हुआ। एक दूसरा जो दुकान पे बेच रहा है, एक तीसरा जो रेस्टोरेंट में बेच रहा है, चौथा जो 5 स्टार होटल में बेच रहा है। बेटा जरा ध्यान से सोचना, क्या सब लोग सेम सामान लगाते हैं? अगर मैं बात करता हूं मैदा, इफ आई टॉक अबाउट कि वो मैदे से बनता है या वो पनीर से बनता है या उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, बेटा हर पर्सन अलग अलग तरीके की क्वालिटी का सामान यूज करता है ना, एवरी पर्सन यूजेस डिफरेंट, सो दैट इज द कांसेप्ट। आप भाई किसी को रोक नहीं सकते ना, जो कर रहे हो महंगा क्यों नहीं कर रहे भाई, ये कोई बात नहीं होती ना बेटा। भाई जिसके पास जो है वो उस हिसाब से अपने हिसाब से बेस्ट यूज कर रहा है। अब किसी के पास वो सस्ता सोर्स अवेलेबल नहीं है या महंगा सोर्स अवेलेबल नहीं है, तो बेटा जिसके पास जो सोर्स अवेलेबल होता है उससे कर दो, सिंपल। आई होप आप पहले क्लियर हो गया सब करो, ठीक है? चलो आई होप आप पहले यहां तक के सारे मसले क्लियर हो गए पहले तो, है ना? मसले क्लियर हो गए। अब सुनो तो सही, अभी बात ही खत्म नहीं हुई। अब तो मेन पॉइंट आता है सर इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये तो कहानियां थी, अब ये तो थ्योरी थी, अब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अच्छा वो कह रहे मोमोज मत बोलो सब, मतलब सब भूल लगा, क्या बताऊं मैं? चलो अब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, प्लीज अब ध्यान से सुनना। अरे अबे सुनते हैं नहीं, ये अपनी कहानियों में चले जा रहे हैं। अबे सुन लो पहले सुन लो बेटा। देखो मैंने आपको गिनती के 3 कॉन्सेप्ट बताए, एक डेट वाला, एक इक्विटी वाला, एक वैल्यू ऑफ फर्म वाला, बस ये 3 बातें बताइए, ये 3 बातें बताइए। अब ध्यान सुनना, अब आपको ना अपने दिमाग में इसका डायग्राम रखने पड़ेंगे, ठीक है? अगर आपको इसका प्रैक्टिकल एक बार में समझना है तो बेटा ध्यान से समझना। अब मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करूं तो देखिए बेटा कैसे करना पड़ेगा। यहां पर केडी कांस्टेंट है और के भी कांस्टेंट है, के डी भी कांस्टेंट है और के ई भी कांस्टेंट है। तो बेटा देखना, सबसे पहला स्टेप आप निकालोगे वैल्यू ऑफ डेट। सबसे पहला स्टेप आप क्या निकालोगे बेटा? वैल्यू ऑफ डेट। वैल्यू क्यों निकलेगा? क्योंकि डेट कांस्टेंट है, के डी आपका कांस्टेंट है। फिर के ई कांस्टेंट है तो आप निकालोगे वैल्यू ऑफ इक्विटी। वो कैसे निकल जाएगा? कमाया ईबीआईटी पे करेंगे इंटरेस्ट और ये इतने परसेंट के बराबर, ये इतने परसेंट के बराबर, तो इसकी वैल्यू आ गई। तीसरा, अब डेट पता है, इक्विटी पता है, तो वैल्यू ऑफ फर्म दैट इज वीडी प्लस वी। और चौथा लास्ट में निकलेगा बेटा केओ, क्योंकि केओ इज अ चेंजिंग नंबर। यहां पर बैलेंसिंग फिगर क्या निकल रहा है? केओ, तो केओ सबसे लास्ट में निकलेगा, दैट इज ईबीआईटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बोली थी ना, सब में सेम फॉर्मुलाज है, तो बेटा चारों अप्रोच में फॉर्मुलाज या कांसेप्ट यही लगेंगे, बस इनके सीक्वेंस बदल जाएंगे। कौन सी अप्रोच पहले किस बात पे फोकस कर रही है उसके हिसाब से आपको वो पहले निकालना पड़ेगा। बेस चारों का यही है। अब ये बच्चों को बात समझ नहीं आती, वो हर एक में रट्टा मार रहे होते हैं बड़े गंदे तरीके से, भाई पता नहीं कैसे कैसे रट्टे मार रहे होते हैं। तो मैं इसलिए आपको एक एक चीज लॉजिकली समझा के चल रहा हूं कि भाई देखो बेस यही है, अब इसी को आगे पीछे ऊपर नीचे करके एडजस्ट करना है। कैसे? अब यहां पर केडी और केई बेटा कांस्टेंट है, तो पहले डेट और इक्विटी निकाल लो, अब वो इक्विटी पहले डेट बाद में वो आप अपने कर लो। फिर उसके बाद अब ये बैलेंसिंग है तो बेटा केओ लास्ट में, और केओ के लिए ईबीआईटी कांस्टेंट होता है, वैल्यू ऑफ फर्म चेंज होता है, तो इसलिए पहले वैल्यू ऑफ फर्म रखियो। अब आपको समझ में आया बेटा ये वाली बात? अब आपको ये वाली बात पूरी समझ में आनी चाहिए। चलिए अब आप पहले यहां तक का करेंगे सारे बेटा कॉपी, तो करिए जरा पीडीएफ फटाफट से कॉपी करें।
एनालिसिस वो सब बताया मैंने आपको पहले ही बता दिया सारा। ये अब ठीक है, पुराना है, हमें कोर्स में पढ़ना है क्योंकि हमारे कोर्स का पार्ट है। करिए बेटा इसको भी, इसके बाद ये कॉपी करेंगे बेटा, उसके बाद कॉपी करेंगे बेटा। छवि मैंने आपको बोला बेटा ये एजम्पशन है, डेट आपका कब रहेगा, मुझे आपका इसके बाद डाउट समझ नहीं आया, क्या पूछने वाले हो बेटा। बेटा सिंपल पूछा, इसका सिंपल आंसर है बेटा, आपको अगर आपके आपके हिस्ट्री के बारे में नहीं बताया जाएगा तो आपको ना आज तो समझ आ जाएगा, बट उसके कभी भी ना कॉन्सेप्ट या बेस नहीं बनता। अब समझ में आ गया। अब आप कहो कि मुझे तो आज की जिंदगी जीनी है, मुझे नहीं पता प्री एरा क्या होता था, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है, तो बेटा ये आपका है ना, जिन लोगों को इसके अंदर रिसर्च करने का इंटरेस्ट होता है, जिन लोगों को पढ़ने का इंटरेस्ट होता है, तो दे शुड नो फ्रॉम द बैक ना। अब आपको नहीं आना, कोई जबरदस्ती थोड़ी डंडा पड़ गया आपके सर पे मारना नहीं बेटा, तो ठीक है। और मैंने आपको बताया आजकल बेटा इसमें क्या है, आजकल इसमें भी अब एग्जामिनर टैक्स का एलिमेंट जोड़ के देने लग गया है। ऑल्दो ओरिजिनल अप्रोच है विदाउट टैक्स, बट एग्जामिनर ने इसमें टैक्स दे दिया। बीकॉम के पेपर में आते क्वेश्चन जिसमें वो टैक्स जोड़ देता है। मजेदार से क्वेश्चन पहले आपके लेवल पर नहीं आते थे बेटा, आरटीवी वगैरह में एक दो इंस्टीट्यूट ने मजे लेने शुरू कर दिए। हो गया बेटा सबका। बेटा इसके बाद ये ग्राफ बनाइए और ये लिखिए जो लिखा है मैंने, जल्दी से बेटा जल्दी करिए प्लीज, टाइम कम है थोड़ा सा। अरे भाई जल्दी कर लो बबलू वालों, इतना टाइम। ओ मेरे बबलू भैया, नहीं बेटा अभी आजकल यूज नहीं कर सकते बेटा इनको, बहुत ही रेयरली यूज होते हैं ये। चलिए बेटा जल्दी से कर लीजिए फटाफट से इसको, जल्दी करिए शाबाश। कर लीजिए बेटा, हो गया यहाँ तक। जल्दी प्लीज, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं कि हमें एग्जाम में इसका क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, हमें उसको किस तरीके से करना होगा। तो मैं आपको बता दूंगा इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बिल्कुल टुच्चे मरे हुए क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल टुच्चे और मरे हुए क्वेश्चन। अभी दिखाऊंगा मैं आपको। बेटा रवि का एक डाउट है बेटा, तो रवि डेट लेकर बेटा, कब मैंने आपको बोला 100% डेट पॉसिबल नहीं होता बेटा रवि, मैंने आपको सिर्फ इतनी सी बात 100% डेट पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए मैं कभी भी बेटा टोटल में डेट नहीं ले सकता। राइट, चलिए आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 इधर देखते हैं बच्चा, देखिएगा। एसके लिमिटेड ईबीआईटी इज 5 लाख, कंपनी हैज 10% 20 लाख डिवेंचर, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इज 16%, रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बस खत्म, ये क्वेश्चन है 5 नंबर का। ठीक है, आइए जरा देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इधर देखिए बेटा सारे बच्चे, सबसे पहले मैं सबसे पहले आपके साथ बात करूं, आपको कहता मार्केट वैल्यू बता दो साहब। मैंने कहा चलो जी, इधर देखिए बेटा यहां तक क्या है। अब मार्केट वैल्यू का मतलब हो गया टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू के लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले निकालना पड़ेगा बेटा मेरा ऑफ डेट। तो वैल्यू ऑफ डेट बोले तो बीडी, ये आपको बेटा सीधा सीधा बता दिया, कंपनी के पास 20 लाख के डिवेंचर है, तो इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना, ये हो गया बेटा 20 लाख का खत्म। फिर इसके बाद बोला इक्विटी का रेट 16% है, तो बेटा के ई आपको दिया, तो क्या मैं वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल सकता हूं, दैट इज वैल्यू ऑफ इक्विटी विल बी कमाया ईबी इन्वेस्ट माइनस इतना कमाया जो इतने परसेंट के बराबर है। तो ईबीआईटी बेटा 5 लाख है, 20 लाख का 10% का इंटरेस्ट है और ये 16% के बराबर। तो अगर मैं सॉल्व करूं 5 लाख माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाय बेटा 16%, 3 लाख बाय 0.16, तो आप बता रहे हो 18,75,000। तो अब आप मुझे बता दीजिए इसका मतलब वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वीडी प्लस वीई, यानी कि टोटल वैल्यू हमारी जो फर्म की हो गई बेटा वो हो गई 38,75,000। क्या दोस्तों पहले बात समझ में आ गई, इसमें डेट इक्विटी सब मिला जुलाकर 38,75,000, काम खत्म बेटा। फिर आपको बोला बी पार्ट में आप टोटल कॉस्ट बता दो। अब केओ कैसे निकालेंगे, तो कमाया ईबीआईटी बदले में वैल्यू ऑफ फर्म, तो 5 लाख कमाए जिसके बदले 38,75,000 की वैल्यू है, 0.1290, 12.90%, लो बेटा काम खत्म। सर इसको एक और तरीके से कर सकते हैं क्या एग्जाम में नंबर लेने के लिए, मैंने कहा एग्जामिनर बेटा इसको दूसरे तरीके से प्रेजेंट करता है, तो एग्जामिनर दूसरे तरीके से कैसे प्रेजेंट करता है आइए दिखाता हूं मैं आपको। तो मैं यहां पर बना देता हूं और अब वो कहता भाई ऐसे कर दिया, ये ठीक है आंसर सेम ही आएगा, नंबर पूरे मिल गए, बट कहता ऐसे थोड़ी अच्छा होता है, थोड़ी नंबर ले लोगे। मैंने कहा फिर कहता आप बनाओ स्टेटमेंट ऑफ डब्ल्यूएसीसी, आप क्यों निकाल रहे हो ना, तो आप यहां पर पहले टेबल बनाओ सुंदर सी, सोर्स, फिर उसका अमाउंट, फिर उसका वेट, फिर उसका कॉस्ट और फिर उसका वेट कॉस्ट। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा एक सोर्स है बेटा इक्विटी और एक सोर्स है डिवेंचर। मैंने कहा कितना कितना, इक्विटी हमने निकाला था 18,75,000, ये 20 लाख, तो बेटा टोटल हो गया 38,75,000। बेटा लो 38,75,000, 18,75,000, तो ये आता है 0.48, ये आता है 0.52, बेटा ये टोटल बन। इक्विटी का जो कॉस्ट है वो हमारे पास 16% और ये वाला 12, तो अब आप बता दो बेटा 0.48 इंटू 16 ये आता है 7.68 और 12 इंटू 0.52 ये आता है 6.24, टोटल का दो। अरे ये क्या हो गया, कुछ गलती कर दी क्या मैंने, इक्विटी का 16 है, नहीं कुछ गलती कर दी, 12.9 आएगा, इक्विटी का 16 है, ये मैंने ये तो नहीं गलत कर दिया, एक बार देखना 18,75
अच्छा डिवेंचर का 10 है, मैंने कहा कुछ गड़बड़ हो रही है आपको। चलो डिवेंचर का 10 है तो बेटा 5.20, तो देखो कितना हो गया 12.88 आ गया, अप्रॉक्सीमेटली यही आ गया। या क्योंकि यहाँ पर हमने वेट्स का इस्तेमाल करा, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली क्यों आ रहा है, क्योंकि वेट्स का इस्तेमाल करा। अगर आप इसको अमाउंट वाइज करोगे तो आप देखो मैं अमाउंट वाइज करके दिखाता हूँ, एक्जैक्टली सेम आएगा। अब यहाँ पर निकाल लो टोटल कॉस्ट, तो 18,75,000 इंटू 16%, ये आ गया बेटा 3 लाख, फिर 20 लाख का ये हो गया था, टोटल हो गया बेटा 5 लाख। तो अब अगर मैं यहाँ से के ओ निकालूं तो क्या हो जाएगा 5,38,75,000, ये बेटा 13 कितना था 12.9, यही तो हमने यहाँ पर करा, देखो 5 लाख डिवाइडेड बाई दिस। बात समझ में आ गई? या और करना चाहते हो तो आपके पास एक और रास्ता भी है, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, के ओ इज इक्वल टू के ई डब्ल्यू ई के डी डब्ल्यू डी। तो बेटा के ई कितना, के ई है 16, ये हो जाएगा 18,75,000 आउट ऑफ 38,75,000, ये हो जाएगा 10, ये है बेटा 20 लाख आउट ऑफ 38,75,000। तो अब आप जैसे मर्जी कर लो बेटा, सब में आंसर 12 पॉइंट में। कैसा लग रहा है यार? जीवन बेटा आसान सा, बढ़िया सा, मस्त सा। अब देखो आपको ना अच्छा अच्छा एहसास हो रहा होगा अपने अंदर, यार क्या मस्त है यार, ये बहुत ही आसान है ना? अच्छा अच्छा एहसास हो रहा होगा बेटा, ये तो मस्त है, बहुत आसान है। चलो अब मैं थोड़ा सा इसमें एक ट्विस्ट डाल देता हूँ, मैं इसका थर्ड पार्ट बना देता हूँ, ठीक है? एक थर्ड पार्ट और बना देते हैं, ये भी आता है बेटा पेपर में, इसलिए कह रहा हूं। मान लो कहता है कंपनी डिसाइड्स टू रिडीम, कंपनी ने डिसाइड करा वो क्या करने वाली है, रिडीम 3 लाख इक्विटी, 3 लाख की इक्विटी को रिडीम कर देगी। ऑब्वियस सी बात है, अब टोटल कैपिटल तो हमें सेम रखना है। अगर आपको याद हो हमने क्या कहा था बेटा, टोटल कैपिटल विल रिमेन सेम, तो यानी कि इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह बेटा 10% का डेट आ जाएगा। फिर से आप दोबारा बताओ वैल्यू ऑफ फर्म एंड केओ कितना। तो मैंने कहा चलिए आइए फटाफट से हम सी पार्ट या थर्ड पार्ट जो मर्जी आप वो भी कर देते हैं। तो अब मुझे वैल्यू ऑफ डेट कितना, पहले डेट 20 था, अब 3 और जुड़ गया तो डेट हो गया 23 लाख। वैल्यू ऑफ इक्विटी कमाया ईबीआईटी, इसमें से दिया इंटरेस्ट और बदले में इतना परसेंटेज, हमारा कमाया 23 लाख का 10% पे कर दिया, और बेटा बदले कितना है, तो बदले में ये हमारे पास बेटा कितना है, दिस इज 16% अगेन, ये तो बेटा सेम ही रहता है, ये बदलता तो है नहीं। अब आप बच्चे बता रहे हो 16,87,500, बेटा क्वेश्चन में मैंने बोला था 3 लाख का इक्विटी कम हो गया, तो वैल्यू ऑफ फर्म कितना हो जाएगा सर, वीडी प्लस वीई, तो ये हो गया 23 लाख 16.875, जोड़ लो बेटा कितना आता है ये, जोड़ो जरा 39,87,500, बताओ वैल्यू बढ़ गई। इस कॉन्सेप्ट में यही तो बोला था, जितना ज्यादा डेट लोगे उतनी वैल्यू बढ़ेगी, केओ गिरेगा। तो अब आप बताओ बेटा केओ कितना, सर इट इज ईबीआईटी अपॉन फर्म, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 39,87,500, देखो बेटा कितना आता है 0.1253, 12.53%। कैसा लग रहा है अब आपको? अब आपको बेटा लॉजिकली ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा। तो आज मैंने आपको पहली अप्रोच कंप्लीट करवाई, जिसमें मैंने आपको लॉजिक बताया, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसके बाद आज ये एक क्वेश्चन नंबर 13 बेटा आपका होमवर्क है, ये बिल्कुल सेम है जो मैंने करवाया, बिल्कुल उसी तरीके से है। तो अब आपका काम होगा 12th और 13 आपने अपने आप करना है, ठीक है बेटा? 13 को मैंने करवा दिया, तो आप भी आराम से बाद में कंप्लीट कर लेना। 13 बेटा बिल्कुल सेम है 12 की तरह, तो कर लेना फटाफट से, 2 मिनट लगा के एक खुद कर लोगे ना तो क्या होगा, समझ में आ जाएगा, वरना वो होमवर्क नहीं है, वो बेसिकली एम है कि हाँ चलो 12 आ गया तो 13 अपने आप से कर लेंगे और अच्छे से हो जाएगा, राइट? दैट्स ऑल दोस्तों, अब हम मिलेंगे कल, अब हम मिलेंगे आपसे कल दिन में 2 बजे।